स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello guys, welcome to the Study IQ. So we are obviously starting with this series of the ancient India. अब तक हड़प्पन देख लिया हमने, वैदिक सिविलाइजेशन देख लिया. So now we'll be moving on to the Magadhan Empire. So what is this Magadhan Empire? आपने सुना तो होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. आज Magadhan Empire is known basically for the area around Bihar. Patliputra used to be the capital of this empire. Patliputra is modern day Patna. So once upon a time this area was ruled by a very famous king. नाम सुने होंगे आपने, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका इज देयर, अजातशत्रु इज देयर, बिंबिसारा इज देयर. सो ये एग्जैक्टली लोग थे कौन, इन्होंने किया क्या, why these kings are considered as one of the most important kings of the India, why Magad became successful among all 16 महाजनपदास that were there. तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आज के लेक्चर में हम देखेंगे. So let's go one by one guys. So Magadhan Empire basically, तो पहले बैकग्राउंड देखेंगे हम लोग. अ बिट ऑफ बैकग्राउंड इज रिक्वायर्ड बिकॉज महाजनपदा वाला ईरा जो है वहाँ से यूजुअली यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछता, प्री में भी और मेंस में भी. सो दैट्स व्हाई आई हैव चूज टू स्किप इट. बट इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ बैकग्राउंड तो ज़रूर दूंगा महाजनपदास के बारे में. देयर आफ्टर इसके बाद जो मौर्यन एम्पायर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द डायनेस्टीज दैट वर देयर अंडर दी मगधन एम्पायर, वो देखेंगे कि कौन सी डायनेस्टीज ने रूल किया था. देयर आफ्टर हरण्यका, शिशुनागा, नंदा, देयर आफ्टर फिर अलेक्जेंडर्स इन्वेजन, फिर मौर्यंस आए, एंड देयर आफ्टर फिर व्हाट वर द रीजन ऑफ द मगधन सक्सेस. तो ये जो मगध वाला जो सीरीज़ है वी आर गोइंग टू कवर इट इन 2 पार्ट. तो पार्ट 1 में हम सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री देखेंगे एंटायर मगधन डायनेस्टी की, एंड जो पार्ट 2 है उसमें हम लोग फिर इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी एंड आर्ट एंड कल्चर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी देखेंगे. इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर एंड देयर आफ्टर सोसाइटी, ये वाले जो एस्पेक्ट है फॉर द रेस्ट ऑफ द डायनेस्टीज. ओके, ये जो बीच वाली है स्टार्टिंग फ्रॉम हरण्यका से लेके नंदा, इसके एज सच हमें सोर्सेस पता नहीं है कि सोर्सेस नहीं है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस नहीं है, लिटरेरी एविडेंसेस नहीं है, तो इसके लिए इनके बारे में ज़्यादा एज सच आइडिया है नहीं. बट मौर्यंस के बारे में इलेबोरेटली वी आर अवेयर ऑफ. सो पार्ट 2 में देखेंगे वो सारी चीज़ें. पार्ट 1 में वी आर गोइंग टू कन्फाइन आवर डिस्कशन टू द पॉलिटिकल इवोल्यूशन ऑफ दिस डायनेस्टीज. ओके, सो लेट्स गो गाइज वन बाय वन, एक एक करके चालू करेंगे फिर. Okay, so in our last lecture we had seen that during the later Vedic age there was something called as Janapada. तो जनपदा हमने देखा था. ये जनपदा का मतलब क्या होता है, ठीक है. So what is the meaning of जनपदा? Okay, तो जनपदा ये वाला वर्ड हमने देखा था ओके इन आवर प्रीवियस लेक्चर. तो जनपदा मीन्स द स्मॉल ट्राइब्स, और बेसिकली जना वॉज द नेम यूज फॉर ट्राइब्स ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज. तो इनका जो टेरिटरी था ओके इट बिकेम क्वाइट लार्जर, तो इसको आप बोलोगे जनपदा. एंड बाय द 6th century BC, 6th century BC इज कंसिडर्ड एज द एंड ऑफ द लेटर वैदिक एज and beginning of the Mahajanpada era. So by this particular time, because of various aspects that were there in the contemporary of India, 16 greater Mahajanpadas emerge. As the name suggests, जो जनपदा थी मतलब earlier small tribal kingdoms जो थी वो large बन गई. So उसको आप बोलोगे महाजनपदास. और ये कौन सी थी, तो 16 महाजनपदास are depicted in this map that is shown over here. तो इसमें से सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट यूपीएससी के लिए है नहीं, बट CDS, CAPF ऐसे अगर आप एग्जाम दे रहे हो यूपीएससी के विच आर अपार्ट फ्रॉम द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, देन आपको पता होना चाहिए कि वेदर दिस पर्टिकुलर किंगडम वाज रिपब्लिक और मोनार्कियल. ओके, सो ये रिपब्लिकन थे या मोनार्कियल थे. इनकी कैपिटल कौन सी थी, कैपिटल सिटीज कौन सी थी, एंड देयर आफ्टर फिर इंपॉर्टेंट किंग्स आपको इनके पता होने चाहिए. सिंपल. बट ये भी चीज़ें आप तभी करोगे जब आपको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अलावा कोई और एग्जामिनेशन देनी है. रफ आइडिया मैं आपको दे दूंगा यहाँ पे कि सबसे पहले तो रिपब्लिकन डायनेस्टीज या फिर रिपब्लिकन किंगडम जो होती है उसका मतलब होता है इनका जो किंग है इट इज़ बेसिकली इलेक्टेड अथॉरिटी एंड नॉट अ हेरेडिटरी अथॉरिटी. मोनार्कियल किंगडम डायनेस्टी जब आप देखते हो तो किंग जो होता है या फिर क्वीन जो होती है दैट इज़ ऑलवेज हेरेडिटरियल अथॉरिटी. रिसेंटली आपने देखा होगा क्वीन एलिजाबेथ डाइड, तो उसके बाद उसका जो सन है द एल्डेस्ट सन प्रिंस चार्ल्स बिकेम द किंग चार्ल्स. तो बेसिकली मोनार्कियल डायनेस्टी जो होती है वो हेरेडिटरी डायनेस्टीज हमेशा होती है. ओके,
एंड मेजॉरिटी ऑफ द महाजनपदा डायनेस्टीज वेर मोनार्कियल वन। बहुत कम डायनेस्टीज थी महाजनपदा में विच यूज टू कॉल देमसेल्व एज रिपब्लिकन, मतलब जिनका जो किंग था वो इलेक्टेड अथॉरिटी था। तो कौन सी इसमें रिपब्लिकन डायनेस्टीज थी? तो यहाँ पे आपको देखेगा सबसे पहले तो ओके वन बाय वन वी विल सी दैट ओके ये वृज्जी या फिर वाज्जी जो है दैट इज कंसिडर्ड एज अ रिपब्लिकन डायनेस्टी। अंग इज कंसिडर्ड एज अ रिपब्लिकन डायनेस्टी। अंग के बारे में तो आपने सुना भी होगा, कब सुना होगा अंग के बारे में आपने? तो अंग राज कर्ण, महाभारता में आपने सुना होगा। तो कर्ण वॉज अंगराज, मीन्स ही वॉज द किंग ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया। बट अंग इज कंसिडर्ड एज अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। देयर आफ्टर वृज्जी वॉज कंसिडर्ड एज अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, एंड देयर आफ्टर फिर certain other minor dynasties were also having the republican form of the government, जैसे मत्स्य is one of the republican form of the government। तो ये 2-3 आप छोड़ोगे तो उसके अलावा बाकी की जो डायनेस्टीज है वो सारी की सारी कौन सी थी? तो मोनार्कियल गवर्नमेंट वाली ही अथॉरिटीज थी। गॉट इट? तो मोनार्कियल मतलब बाकी के सारे जो डायनेस्टीज है ओके दोज वर रूल्ड बाय सम ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट किंग ऑफ दैट पर्टिकुलर ईरा। फिर इनकी कैपिटल, कुछ इंपॉर्टेंट कैपिटल आपको पता होनी चाहिए। जैसे ये अवंती जो है इसकी कैपिटल थी माहिष्मती ओके एंड उज्जैन। तो माहिष्मती एंड उज्जैन, माहिष्मती का नाम आपने सुना होगा, ऑब्वियसली बाहुबली मूवी देखी होगी। तो उसकी जो कैपिटल थी माहिष्मती, वो जो नाम है वो एंशियंट टाइम पे इट वाज कंसिडर्ड एज अ कैपिटल ऑफ अवंती। अवंती का एक ग्रेट किंग भी था चांद प्रद्योत महासेना, ठीक है, आपने इनका भी नाम बहुत टाइम पे सुना होगा अगर आपको हिस्ट्री में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो, ठीक है। देयर आफ्टर फिर मगध, जिसके बारे में वी आर गोइंग टू स्टडी इलेबोरेटली। देयर आफ्टर काशी, okay, Kashi was considered as the greatest kingdom in the initial period of the time, and काशी को हराने वाली जो डायनेस्टी थी वो थी कोशाला। कोशाला इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज कोशालास की 2 कैपिटल थी, एक थी श्रावस्ती ओके एंड दूसरी थी इनकी कैपिटल वॉज अयोध्या। तो रूलिंग डायनेस्टी ऑफ कोशाला ट्रेस्ड इट्स ओरिजिन टू द लीनिएज ऑफ राम। Similarly, you can see over here Kuru of the Hastinapur and thereafter Indraprasth, जिनके बारे में हमने देखा था that पिछले वाले लेक्चर में। This particular dynasty was the ultimate result of the battle of दसराजना, ठीक है। Thereafter फिर इसके अलावा पांचाला डायनेस्टी हमने देखी थी। एक चीज़ आपको यहाँ पे फैक्चुअल डाटा याद रखना है दैट पांचाला डायनेस्टी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ द उपनिषदिक लिटरेचर। जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि उपनिषद जो है मैक्सिमम उपनिषद्स वेर पैट्रोनाइज्ड बाय पांचाला किंग्स एंड सम ऑफ द उपनिषद्स वेर रिटन बाय द पांचाला किंग्स इटसेल्फ ओके। तो ये बेसिक आइडिया है ओके रिगार्डिंग द महाजनपदास। देयर आफ्टर एक साउथर्न महाजनपदास भी मेंशन है कॉल्ड एज अश्मक या फिर असका। ये जो महाजनपदा है इसका जो नाम है दैट वी हैव फाउंड इन वेरियस लिटरेचर, बट इनके बारे में हमें एज सच और कुछ ज़्यादा पता नहीं है बिकॉज एज ट्रेडिशनली आर्यवर्त का जो डेफिनेशन है ओके दैट इज अप टू विंध्यन रेंजेस ओनली, बट विंध्यन रेंजेस के नीचे भी दिस पीपल वेर अवेयर ऑफ सर्टन डायनेस्टीज। सो इट शोज दैट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द 6th सेंचुरी BC आर्यवर्त जो है जो उसका पेल है जो बाउंड्रीज है वो थोड़ी सी साउथर्न में जाने लगी थी। एंड एज फार एज वेस्टर्न मोस्ट पार्ट इज कंसर्न देन कंबोज एंड गांधारा वॉज देयर। गांधारा की जो कैपिटल है दैट इज क्वाइट फेमस, तक्षशिला भी बोला जाता है इसको। तो गांधारा इज ऑल्सो देयर, कंबोजा इज ऑल्सो देयर। सो दिस बेसिकली रफली 16 महाजनपदास वेर देयर एंड आउट ऑफ दिस 16 महाजनपदास इनिशियल लेवल पे काशी वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन विथ इट्स कैपिटल वाराणसी और बनारस, बट इट वॉज लेटर ऑन डिफीटेड बाय द कोशाला। बट कोशाला itself was later on defeated by the Magad and that is how Magad became the strongest one, ठीक है। सो सबसे पहले काशी, काशी के बाद कोशाला और कोशाला के बाद मगध। एंड मगध इतनी स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी थी ओके कि वो पर्टिकुलर जो एरिया है या फिर टेरिटरी है या फिर यू कैन से दैट किंगडम जो है वो कभी एज सच हिस्ट्री में डिफीट नहीं हो पाया, और हुआ तो भी एकदम रेयर इंस्टेंसेस के वजह से, इंटरनल रिवॉल्ट के वजह से ही हुआ। उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो दिस इज रफ पॉलिटी ऑफ योर एंटायर महाजनपदा ईरा। एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न देन महाजनपदा ईरा जो है उसकी इकोनॉमी में आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। आपने ये वर्ड सुने भी होंगे, उत्तर पथ एंड thereafter दक्षिण पथ, ठीक है। सो ये जो 2 ट्रेड रूट्स है ओके ये ट्रेड रूट्स जो है वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महाजनपदास डेवलप हुआ है। तो उत्तर पथ जो है वो रफली आपका
तक्षशिला, ओके, तक्षशिला इज बेसिकली इन बिटवीन इंडस एंड झेलम, ठीक है, इंडस एंड झेलम के बीच में ये पर्टिकुलर टाउन आता है, इंडिया पाकिस्तान के बाउंड्री पर ही है। तो तक्षशिला से लेके, ओके, राजगृहा, एंड राजगृहा से लेके देयर वाज अ पोर्ट कॉल्ड एज ताम्रलिप्ति अराउंड बंगाल एट दैट टाइम, मॉडर्न डे कैलकाटा के अराउंड ही ये पर्टिकुलर पोर्ट हुआ करता था। तो ये है आपका उत्तर पथ। एंड दक्षिण पथ जो है, ओके, रफली ये दक्षिण पथ जो है वो मथुरा से डिवाइड होता था, एंड मथुरा से ये नीचे जाता था टू दी अस्सका डायनेस्टी। सो ये उत्तर पथ एंड दक्षिण पथ इज क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट अलाउड इलेबोरेट ट्रेड डेवलपमेंट इन द कंट्री। सो ट्रेड डेवलपमेंट के पीछे ये जो ट्रेड रूट्स है वो डेवलप होना चालू हुए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महाजनपदास। इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बट दैट इज फॉर दी ऑप्शनल, जीएस पर्सपेक्टिव से ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम लोग ऑप्शनल के लेक्चर्स में देखेंगे, नॉट ओवर हियर, ठीक है। एंड एज फार एज सोसाइटी इज कंसर्न, देन सोसाइटी में भी आपको एक दो टर्म्स याद रखने हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले तो गृहपति एंड सेठी, ठीक है, ये दो क्लास ऑफ पीपल स्टार्टेड टू अराइज इन द सोसाइटी। गृहपति वेर कंसिडर्ड एज अ रिच लैंड होल्डर, एंड ऑन दी अदर हैंड ये जो सेठीज जो थे दे वर कंसिडर्ड एज अ ट्रेडिंग कम्युनिटी और द ट्रेडर्स। सो रिच लैंड ओनर एंड ट्रेडर्स, ओके, इट ऑलवेज सिग्निफाइज द अराइवल ऑफ द अर्बनाइजेशन। हमने अर्बनाइजेशन के कुछ फैक्टर्स देखे थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, राइट। तो अर्बन पॉपुलेशन होना है तो क्या ज़रूरी होता है आपके पास, तो आपको ज़रूरी होगा कि एग्रीकल्चर से सरप्लस आए, एंड एग्रीकल्चर से सरप्लस आने के बाद सर्टन पॉपुलेशन जो है वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करे। तो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने वाली ये जो दो कम्युनिटीज़ थी, इट अराइज इन दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एंड दैट्स वाई वी कैन क्लियरली सी ओवर हियर कि बड़े किंगडम आ गए, सेंट्रलाइज पॉलिटी डेवलप हो गई, देयर आफ्टर यहाँ पे नई सोसाइटियल क्लास जो आ गई, नॉन एग्रेरियन क्लासेस आ गई, एंड देयर आफ्टर इलेबोरेट ट्रेड नेटवर्क भी आ गया। एंड दैट्स वाई ये जो महाजनपदा है इट इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन इन द कंट्री। जो पीरियड ऑफ फर्स्ट अर्बनाइजेशन है दैट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन, पीरियड ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन है दैट इज महाजनपदा। इन बिटवीन दिस हमारे पास क्या था, वैदिक पीरियड था, और वैदिक पीरियड में हमने देखा था कि वैदिक पॉलिटी इटसेल्फ वाज टोटली ट्राइबल इन नेचर। आर्यंस देमसेल्फ वेर द नोमैडिक ट्राइब्स ऑफ द सेंट्रल एशिया। तो अगर ट्राइबल है तो फिर वो अर्बन हो सकते हैं क्या, डेफिनेटली नहीं हो सकते। सो दैट्स वाई सेकेंड अर्बनाइजेशन जो है वो इंडिया में इस टाइम पे चालू हुआ। सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द वैदिक एज जनास थे, जना के जनपदा हुए, जनपदा के महाजनपदा हुए, एंड महाजनपदा में सेंट्रलाइज पॉलिटी डेवलप हुई, ट्रेड रूट्स डेवलप हुए, एंड देयर आफ्टर वी कैन ऑल्सो सी न्यू क्लासेस ऑफ द पीपल स्टार्टेड टू अराइज इन द सोसाइटी, एंड दैट इज द रफ आउटलाइन ऑफ योर महाजनपदास। हम लोगों को आज क्या पढ़ना है कि आउट ऑफ दिस 16 महाजनपदास, ओके, व्हाई मगध बिकेम द स्ट्रॉन्गेस्ट वन इन द कंट्री। तो इसके पीछे के रीज़न क्या थे, वाई दिस पर्टिकुलर एरिया वॉज सो इम्पॉर्टेंट, कौन से किंग ने यहाँ पे रूल किया, वो सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। ओके, सो लेट्स गो टू दैट पार्ट गाइस, ठीक है। सो आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर, 6th सेंचुरी बीसी में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ दिस इज द रफ आउटलाइन, ओके, ये बहुत रफ आउटलाइन है ऑफ द वेरियस डायनेस्टीज दैट रूल्ड द मगधन एम्पायर। तो मगध एम्पायर जो है उसके ऊपर कौन सी डायनेस्टीज ने रूल किया। अब एम्पायर और डायनेस्टी में कंफ्यूज नहीं होना है। एम्पायर मतलब टेरिटरी, तो इंडिया है, इंडिया बिकेम टेरिटरी। इंडिया के ऊपर किन किनों ने रूल किया, तो हम लोगों को पता है कि भाई अशोका ने किया, गुप्ताज ने किया, राइट। वैसे ही वी कैन से दैट सुल्तान्स ने किया, मुगल्स ने किया। सो सल्तनत, मुगल्स, दिस आर बेसिकली द डायनेस्टीज। ओके, इंडिया इज टेरिटरी। वैसे ही मगध जो है वो टेरिटरी है, वो किंगडम है, एंड उसके अंदर या फिर उसके ऊपर रूल करने वाली वेरियस डायनेस्टीज वेर देयर। तो कौन सी डायनेस्टी थी, सबसे पहली डायनेस्टी थी हरण्यका डायनेस्टी। हरण्यका वॉज फॉलोड बाय शिशुनागा डायनेस्टी, शिशुनागा वॉज फॉलोड बाय दी नंदा डायनेस्टी, एंड नंदा के बाद फॉलो हुई कौन सी, तो आपकी मौर्यन डायनेस्टी। ओके, तो ये रफ 4 डायनेस्टीज आर देयर जिनके बारे में आज हमें पॉलिटिकल डेवलपमेंट के एंगल से ही पढ़नी है चीज़ें, कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर डायनेस्टीज में कैसे हुआ। तो सिर्फ किंग और उनके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आज हमें देखनी है फ्रॉम ऑल दिस डायनेस्टीज। सो लेट्स गो वन बाय वन। सबसे पहली थी हरण्यका डायनेस्टी। तो हरण्यका डायनेस्टी का क्या है भाई,
ठीक है। एंड आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग टिल नाउ, ओके। और मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो दोस्तों जस्ट टाइप इट इन द कमेंट बॉक्स, ओके, एंड ऑब्वियसली आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रिप्लाई ऑन इट। तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। अगेन ये रिकॉर्डेड लेक्चर है जो प्रीमियर हो रहा है बाद में, तो इसका मतलब लाइव चैट बॉक्स में अगर आप रिप्लाई दे रहे हो मुझे तो आई माइट नॉट बी एबल टू सी इट। सो दैट्स वाई नीचे जो रिकॉर्डेड जो बाद में जो वीडियो अपलोड होगा उसका जो कमेंट बॉक्स आएगा वहाँ पे आपको कमेंट करने हैं, कोई भी आपका डाउट होगा तो, ठीक है। So out of 16 Mahajanpadas, एक Mahajanpada that is Magad became the most strongest. Why? Because of the kings that ruled over these dynasties and because of the certain other factor. तो कौन से kings ने इस particular territory के ऊपर राज किया, एक एक करके देखेंगे। The founder of the Magad dynasty or Magad empire itself is considered as Bimbisara. Okay, so Bimbisara is considered as a founder. Okay, in 544 BC he established the Magadhan empire and he himself belonged to the Haranyaka dynasty. Okay, Haryanaka Haranyaka एक ही है। So Haryanaka dynasty जो है it basically was founded by Bimbisara and it is also considered as the first dynasty of the Magad territory or Magad empire. तो ही वॉज फाउंडर, उसका एक और नाम था सेनिया। ओके, ही वॉज ऑल्सो नोन एज सेनिया। फैक्चुअल डाटा इंपॉर्टेंट होता है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डाटा आई हैव गिवन। देयर आफ्टर ये जो बंदा था उसने बस ये डायनेस्टी फाउंड की एंड उसके बाद मैरिज अलायंस फॉर्ज की है। So this was one of the earliest instance in the Indian territory whereby marriage alliance were forged in between two or more great kingdom. मैरिज अलायंस का एक डायरेक्ट फ़ायदा होता है कि आप अगर किसी बंदी से शादी कर रहे हो या फिर किसी दूसरे डायनेस्टी के प्रिंसेस से शादी कर रहे हो देन ऑटोमेटिकली आप एलाइज बन जाते हो। सो अगर आप पे अटैक होता है तो वो डायनेस्टी को भी आके आपको हेल्प करना पड़ता है बिकॉज उनकी बेटी आपके घर में है, राइट। सो ये जो मैरिज अलायंस वाला कंसेप्ट है इन द इनिशियल पीरियड ऑफ द इंडिया ये यहाँ पे आया। आपने देखा होगा ड्यूरिंग द मीडिएवल टाइम ऑल्सो ये जो मैरिज अलायंस वाला कंसेप्ट है वो सुल्तान्स एंड मुगल्स ने भी बाद में अडॉप्ट किया था। जोधा अकबर मूवी भी देखी होगी आपने। सो मैरिज अलायंस इज ऑलवेज क्वाइट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एनी डायनेस्टी। कोई भी डायनेस्टी को अगर सर्वाइव करना है तो एंशिएंट एंड मीडिएवल टाइम में मैरिज अलायंस उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और फिर ये मैरिज अलायंस का कंसेप्ट चालू कहाँ से हुआ दोस्तों इंडिया में, तो यहाँ से बिम्बिसारा से। ही हैड एस्टेब्लिश मैरिज अलायंस विद द कोशाला डायनेस्टी। याद करो मैंने आपको बताया था इनिशियल लेवल पे काशी वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट महाजनपदा, इट वॉज डिफीटेड बाय द कोशाला। सो व्हेन कोशाला डायनेस्टी के प्रिंसेस के साथ बिम्बिसारा मैरिज कर रहा था एट दैट टाइम स्ट्रॉन्गेस्ट महाजनपदा in the entire Aryavarth was Koshala, and that is how they gained peaceful relation with the Koshalan dynasty, which is quite important because बाद में देखेंगे कि इसका जो बेटा था उसने कोशालन डायनेस्टी को हराया, कैसे देखेंगे थोड़े टाइम में। बट ही was responsible for the marriage alliance जो कोशाला देवी थी। ओके, दिस पर्टिकुलर जो लेडी है, ओके, शी was basically married to the Bimbisara, and this particular Koshala Devi was the sister of Prasenjit. Prasenjit was quite important ruler of that particular time. Okay, he was considered as the strongest ruler of the Mahajanpadas, which was ultimately defeated by the son of the Bimbisara. ठीक है, सन ऑफ बिम्बिसारा कौन है, तो अजात शत्रु है, देखेंगे उसके बारे में। सेकेंड मैरिज अलायंस वॉज फॉर्ज विथ लिच्छवीज। नाउ ये लिच्छवीज कौन थी भाई, हमने देखा था वाजी किंगडम वॉज देयर। वाजी किंगडम जो है वो क्या था, इट वॉज अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट और रिपब्लिकन किंगडम था। एंड ये जो वाजी था इट वॉज बेसिकली नथिंग बट अ कॉन्फेडरेसी ऑफ 8 डिफरेंट रूलिंग डायनेस्टीज। ओके, इट वॉज कॉन्फेडरेसी ऑफ 8 डिफरेंट रूलिंग डायनेस्टीज, मतलब 8 अलग अलग फैमिलीज ने आके, अलग अलग डायनेस्टीज ने आके ये पर्टिकुलर स्टेट ऑफ वाजी जो है वो बनाया था। एंड इसमें जो स्ट्रॉन्गेस्ट था वो था लिच्छवी। ओके, लिच्छवी देमसेल्फ हैड कैपिटल एट वैशाली। लिच्छवी का जो कैपिटल था इट इज एट वैशाली, मॉडर्न डे वैशाली बिहार में है, काफ़ी फेमस एरिया है। सो इट यूज टू बी द कैपिटल ऑफ द लिच्छवी डायनेस्टी। तो ये लिच्छवी की जो प्रिंसेस है चेलाना, ओके, सो ये जो प्रिंसेस है, ओके, दैट पर्टिकुलर प्रिंसेस वाज मैरिड ऑफ टू द बिम्बिसारा। सो लिच्छवीज दैट इज वन ऑफ द
स्ट्रॉन्गेस्ट रिपब्लिकन डायनेस्टी जो थी उनके साथ भी इनके रिलेशन अच्छे थे. एंड देयर आफ्टर मद्र विच वॉज वन ऑफ द माइनर एरिया ऑफ द ईस्टर्न इंडिया एट दैट टाइम, उसकी जो प्रिंसेस है ओके उसके साथ भी इसने शादी कर ली थी. सो फ्रॉम दिस एस्पेक्ट हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली. सबसे पहले तो क्या है, पॉलीगैमी जो है, जो हमने पहले ही देखा था, it started in later Vedic age. Okay, it was now utilized for the political purpose by the kings of that time. Okay, सेकेंड थिंग जो हमने पहले ही डिस्कस की थी कि मैरिज अलायंस का जो कंसेप्ट है इंडिया में दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम से आना चालू हुआ. एंड दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज कोशाला ओके और वाजी जो है इनके साथ बाय फॉर्जिंग अ मैरिज अलायंस बिम्बिसारा सर्वाइव्ड ड्यूरिंग हिज टाइम. जब बिम्बिसारा ने ये जब डायनेस्टी बनाई थी अपनी हरियाणा डायनेस्टी एंड मगध टेरिटरी अपनी जब बनाई थी, तो एट दैट टाइम पे स्ट्रॉन्गेस्ट डायनेस्टी वाज दी कोशाला. तो उनके साथ इन्होंने रिलेशन अच्छे मेंटेन करने के लिए मैरिज अलायंस किया सबसे पहले. एंड देयर आफ्टर जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिपब्लिकन था वो वाजी था. वाजी में सबसे इंपॉर्टेंट जो डायनेस्टी थी वो थी लिच्छवी, तो उनके साथ भी अच्छे रिलेशन इन्होंने मेंटेन किए. एंड इट अलाउड देम टू हैव पीसफुल रिलेशन इंटरनली और टू कंसोलिडेट देयर एम्पायर. ओके, कितने टाइम के लिए? ओके, नॉट दैट, सॉरी, कितने टाइम के लिए? फॉर ऑलमोस्ट यू कैन सी 50 ईयर्स. तो 50 ईयर्स का पीस मिल गया इनको. एंड जब आपको पीस मिलता है तो थ्रू आउट हिस्ट्री नाउ वी विल सी दैट कि पीस का मतलब क्या हुआ, आपके पास रिसोर्सेज ऑगमेंट हो रहे हैं और आप वो रिसोर्सेज यूज करके बाद में अपने एनिमी को हराने की कोशिश करोगे. सो दैट पीस वॉज बेसिकली गिवन ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम बाय द बिम्बिसाराज मैरिज अलायंसेस. ओके, सिंपल. thereafter as far as territorial gain is concerned, then एक वॉर उन्होंने खेला था, that was अंग. so अंग was annexed by the बिम्बिसारा to his kingdom and thereafter फिर काशी वाला जो है वो एरिया उनको मिला डाउरी में. ओके, फ्रॉम दी कोशाला. मैंने आपको बताया था दैट काशी वॉज इनिशियली द स्ट्रॉन्गेस्ट महाजनपदा विच वॉज डिफीटेड बाय दी कोशाला. बट कोशाला के साथ मैरिज अलायंस कर लिया इन्होंने, तो मैरिज अलायंस में इनको डाउरी में कुछ टेरिटरी मिली, दैट वॉज द सिटी ऑफ बनारस और काशी वाला एरिया. गॉट इट. एंड देयर आफ्टर ही हैड ऑल्सो मेंटेन गुड रिलेशन विद दी अवंती. अवंती हमने देखा था वेस्टर्न मोस्ट एम्पायर जो है जिसका कैपिटल था महिष्मती एंड उज्जैन. उज्जैन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओल्डेस्ट लिविंग सिटी आज के टाइम पे. सो वो जो उज्जैन है या फिर महिष्मती, उसकी जो रूलिंग डायनेस्टी थी अवंती, उनके साथ ही ट्राई टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप. हाउ? बिकॉज ये जो अवंती है उसका जो किंग था चांद प्रद्योत महासेना, ही वॉज एलिंग विद जॉन्डिस. जॉन्डिस हुआ था उनको एंड फिर जॉन्डिस होने के बाद दे वर नॉट अवेयर ऑफ द ट्रीटमेंट. बट बिम्बिसारा का जो रॉयल फिजिशियन था खुद का, उसका जीवक, ही वॉज अवेयर हाउ टू ट्रीट ये जॉन्डिस वाला डिसीज. सो दिस जीवक वॉज सेंट फ्रॉम पाटलिपुत्र टू उज्जैन. ओके, सो ये जीवक की स्टोरी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है. ये जीवक की स्टोरी क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज वेरियस लिटरेरी सोर्सेस मेंशन कि ये जीवक जो है ही वॉज अ रॉयल फिजिशियन ऑफ द बिम्बिसारा. ही हैड ट्रैवल अप टू तक्षशिला इन ऑर्डर टू गेट मेडिसिनल नॉलेज एंड देयर आफ्टर इन दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस वापिस यही बंदा जो है पाटलिपुत्र से उज्जैन तक गया था. So it clearly shows that literary evidences tells us that people of that time were aware of the entire northern India and there were certain kind of the trade linkages and even though 16 महाजनपदास were there, इनके जो लोग थे वो एक दूसरे के टेरिटरी में इजीली आते जाते थे. बिकॉज अगर ये बंदा पाटलिपुत्र में पला बड़ा है और फिर भी अगर तक्षशिला जा पा रहा है तो उसका मतलब इवन दो दिस वर द इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटीज, लोगों को एज सच कोई टेरिटोरियल लिमिट या फिर बाउंड्री लिमिट नहीं थी. पीपल कुड ट्रैवल फ्रॉम वन एरिया टू अनादर. एंड देयर आफ्टर इनका जो कैपिटल था दैट वाज राजगृहा. ओके, सो राजगृहा वाज द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ द मगधन एम्पायर बट लेटर ऑन इट वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र. जो किसने किया हम लोग देखेंगे बाद में. ओके, सो आई होप गाइज इट इज क्लियर कि भाई बिम्बिसारा का क्या है क्या नहीं है. ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू द बिम्बिसारा देन एक बार कमेंट बॉक्स में भी नीचे लिख लेना. ठीक है, सिंपल. देयर आफ्टर अगर अशोका नहीं होता इंडिया में देन अजात शत्रु वुड हैव बीन कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द इंडिया. ओके, अजात शत्रु का नाम आपने सुना होगा. ही इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द मगध डायनेस्टी. ओके, ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम. अगर मौर्यन डायनेस्टी बाद में नहीं होती तो अजात शत्रु को स्टेटस या फिर अजात शत्रु का स्टेटस है वो अशोका से भी बड़ा होता. ठीक है, और ये क्यों होता तो अब देखेंगे. तो सबसे पहले अजात शत्रु जो है काफ़ी इनफेमस पर्सनैलिटी है इंडियन हिस्टोरी में बिकॉज ही स्टार्टेड अ प्रैक्टिस कॉल्ड एज फैक्ट्रीसाइड इन कंट्री.
Fratricide means killing one's own father in order to assume the throne. आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी औरंगजेब को गाली डाली होगी कि भाई अपनी पापा को मारा, शाहजहां को, इन ऑर्डर टू अजर्व द थ्रोन. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट फैट्रीसाइड जो है या फिर किलिंग वंस ओन फादर फॉर द थ्रोन जो है वो सिर्फ इस्लामिक में नहीं है, वो हिंदू, जिविश, ज़ोरोएस्ट्रियन एंड इवन क्रिश्चियन डायनेस्टीज में भी ये ऐसे इंस्टेंसेस हो चुके हैं. एंड वन ऑफ द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड इंस्टेंस ऑफ किलिंग वंस ओन फादर फॉर द थ्रोन इज अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्डेड इन इंडियन हिस्ट्री. ओके, तो अजात शत्रु वॉज द पर्सन हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. ओके, एंड इसीलिए अजात शत्रु के जो है वो दो मीनिंग भी निकाले जाते हैं. अजात शत्रु मतलब जिसका कोई भी एनिमी नहीं है, या फिर खुद के जाति का शत्रु, मतलब ही इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग हिज ओन फादर. Got it? So this basically are the two meaning of the term अजात शत्रु itself. But irrespective of his dead, okay, इनकी जो टेरिटरी या फिर इनका जो रेन था, that is quite wonderful reign, you can say that, because territorial consolidation started in India at that time. And territorial consolidation होना important है. क्यों important है? Because अगर आपको भारत या फिर इंडिया जो आपका आज दिख रहा है वो देखना है तो ऑब्वियसली ये जो माइनर डायनेस्टीज जो स्प्रेड है अक्रॉस इंडिया में एट दैट टाइम, उनको ख़त्म करना पड़ेगा. सो ये जो ख़त्म करने का जो सिलसिला है वो चालू हुआ अजात शत्रु के टाइम पे और फिर वो ख़त्म हुआ अशोका के टाइम पे. तो अब एक एक करके देखेंगे हाउ दिस टेरिटोरियल एनेक्सेशन स्टार्टेड एंड हाउ अल्टीमेटली अशोका एंडेड इट. ठीक है, तो एक एक करके सबसे पहले तो ओके, ही फॉट 2 वॉर्स. ओके, 2 इंपॉर्टेंट वॉर्स ये बंदे ने खेले अपनी ज़िंदगी में. एक तो कोशाला के अगेंस्ट एंड देयर आफ्टर एक वाजी के अगेंस्ट. मैंने बताया था पप्पा ने मैरिज अलायंस करके इन दोनों से अच्छी दोस्ती जमाई एंड फिर बेटे ने आके क्या किया, इन्हीं के ऊपर अटैक कर दिया. सो द नेम अजात शत्रु, आई टोल्ड यू, अपने ही लोगों को मारने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी. ठीक है, ही हैड मैट्रिलिनियल रिलेशनशिप डायरेक्टली विद द कोशाला. इसकी जो माँ थी वो कोशाला देवी थी एंड कोशाला देवी का जो ब्रदर था ही वॉज प्रसेनजित. ओके, एंड प्रसेनजित वॉज द रूलिंग किंग ऑफ दैट टाइम ऑफ द कोशाला. तो प्रसेनजित को हरा के, सिर्फ हराया नहीं तो उसका बाद में मर्डर, दैट इज ही ऑल्सो किल्ड प्रसेनजित. सो ही नॉट ओनली किल्ड हिज फादर बट ऑल्सो यू कैन से द अंकल, दैट इज ब्रदर ऑफ हिज मदर. सो ही बेसिकली वन ओवर कोशाला. ओके, बट ये जो कोशाला जो है, ओके, बेसिकली वंस इट वॉज डिफीटेड देन ऑब्वियसली इट वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट डायनेस्टी एट दैट टाइम. तो स्ट्रॉन्गेस्ट डायनेस्टी हार गई दोस्तों. स्ट्रॉन्गेस्ट डायनेस्टी हार गई तो क्या होगा, फिर ऑब्वियसली जिसने हराया वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा एंड दैट इज हाउ मगध बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डायनेस्टी ऑफ द एंटायर महाजनपदा टेरिटरी. देयर आफ्टर फिर एज फार एज वाजी इज कंसर्न, देन ये जो वाजी के साथ जो वॉर है इट लास्टेड फॉर द 16 ईयर्स. ठीक है, तो 16 ईयर्स तक ये वॉर चला दोस्तों, टोटली सिंपल. ओके, एंड वाजी के साथ जो 16 ईयर तक वॉर चला उसके ऊपर अल्टीमेटली अजात शत्रु बिकेम विक्टोरियस. बड़ी स्टोरी है, इन नक्शल समझते हैं. अजात शत्रु ने पहले अटैक किया, वाजिस को डिफीट नहीं कर पाया. वैशाली वॉज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैपिटल ऑफ दैट टाइम. वाजिस का जो स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्फेडरेसी था वो था लिच्छवीज ऑफ द वैशाली, तो हार नहीं पाए. सो अल्टीमेटली ओके, ही स्टार्टेड अ डिप्लोमेटिक मनूवर. डिप्लोमेटिक मनूवर मतलब थोड़ा सा यू कैन से दैट साम दाम दंड भेद वाला तरीका उन्होंने थोड़ा सा अपनाया. ओके, एंड देयर आफ्टर ये जो 2 मिनिस्टर है अजात शत्रु के, ओके, दे सक्सेसफुली सोड डिसेंशन अमॉन्ग द वाजिस. तो वाजिस स्ट्रॉन्ग क्यों थी, इनकी जो 8 डायनेस्टीज थी वो एक साथ थी. अब ये 8 डायनेस्टी जब एक साथ थी इसके लिए वाजी जो है वो बेसिकली अपना जो पोजीशन है वो होल्ड कर पाई. तो ये 8 डायनेस्टी की यूनिटी तोड़ दो. जैसे ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल किया, इन्होंने भी वही किया. तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अगेन, हम ब्रिटिशर्स को कितनी भी गाली डाले, ये इंडियंस ने भी बहुत पहले से किया है, राइट. सो अजात शत्रु यूटिलाइज डिवाइड एंड रूल पॉलिसी एंड ये जो 2 मिनिस्टर थे वो सक्सेसफुली दे ब्रोक द कॉन्फिडरेसी ऑफ द 8 डायनेस्टीज अमॉन्ग द वाजी. एंड देयर आफ्टर फिर वेरियस माइनर वॉर्स अजात शत्रु ने खेले, हर अलग अलग एक डायनेस्टी को हराने में, जिसमें 2 टेक्निक्स वेर इंपॉर्टेंट. एक तो रथमुसला है. रथमुसला को समझना है तो बहुत प्लेन एंड सिंपल चीज़ है. ये भल्लाल देवा का जो रथ है, बाहुबली में आपने देखा होगा, जिसके सामने एक ब्लेड घूमता है. ब्लेड के जगह बस आपको एक मेस अटैच करनी है. मेस का मतलब होता है गधा. जो हनुमान भगवान की गधा आपने देखी होगी वो गधा आपको अटैच करनी है. तो उस टाइप का एक रथ
इसके पास था। एंड देयर आफ्टर ही ऑल्सो हैड वन मोर मशीनरी कॉल्ड एज अ महाशीलकंटका। महाशीलकंटका भी आपको बाहुबली में देखने को मिलेगा। तो जो बाहुबली के पार्ट 1 में जो वॉर हुआ था तो एक बड़ा पत्थर फेंका था, राइट, जो उस पर्टिकुलर वॉर में विथ मशीन। ये मशीन थोड़ी सी ऐसी दिखती है, आई हैव ऑल्सो हैव द आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन ओवर हियर, ठीक है। सो ये जो मशीन है इसको आप बोलोगे this one, that is महाशीलकंटका। So महाशीलकंटका is quite important to break the fort। फिर फोर्ट का कोई भी आपका आउटर वॉल अगर तोड़ना है तो बड़ा पत्थर डालो इस मशीन में और वो कैटापल्ट की तरफ फेंको, तो फोर्ट की आउटर वॉल्स ब्रेक हो जाएंगी। एंड देयर आफ्टर फिर अगर दिस विल फैसिलिटेट मास मर्डर ऑफ द अपोजिशन आर्मी। तो ये जो दो चीज़ें हैं दोस्तों, इट शोज दैट इलेबोरेट डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग दैट टाइम। अगर ऐसी कोई मशीनरी आपको क्रिएट करनी है तो टेक्नोलॉजी काफ़ी सुपीरियर होनी है आपके पास, एक्सेल एंड विल का नॉलेज लगेगा आपको, तो ये सारी चीज़ें उनके पास थी, राइट। एंड दैट्स व्हाई दे कुड डेवलप द टेक्निक। सो अल्टीमेटली डिप्लोमेटिक मनूवर्स and thereafter superior military technology. These were the two reasons because of which Ajatashatru could ultimately conquer Vajji confederacy. ठीक है। सो वैशाली के साथ जो इन्होंने अच्छे रिलेशन बनाए थे, लिच्छवीज ऑफ वैशाली, एंड देयर आफ्टर फिर कोशाला डायनेस्टी, ये जो पर्टिकुलर रिलेशन जो थे इट वाज मेंटेन बाय बिंबिसारा, बट बच्चे ने आके सब कुछ तहस महस कर दिया। बेसिकली तहस महस करने का मतलब है ही स्टार्टेड टेरिटोरियल कंसोलिडेशन इन द कंट्री। एंड नाउ यू कैन सी दैट आउट ऑफ 16 महाजनपदास, ओके, बाय द टाइम ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन क्या हुआ, 16 महाजनपदा में से कौन सी टेरिटरी आ गई इनके पास, वी विल गो बैक टू द मैप। तो आउट ऑफ 16 महाजनपदास अजातशत्रु के टाइम तक, ठीक है, ये मगध थी, इन्होंने काशी भी पूरा कैप्चर कर दिया, इन्होंने कोशालन डायनेस्टी भी पूरी की पूरी कैप्चर कर ली, एंड देयर आफ्टर ये वाजी किंगडम है वो भी कैप्चर हो गया, एंड अंग जो है वो बिंबिसारा ने खुद कैप्चर किया था, राइट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 544 BC से लेके ओके रफली 460, ओके, अजातशत्रु डाइड इन 460 BC। तो ये रफली स्पैन कितना है तो आप देखोगे हार्डली 80 to 90 ईयर्स का स्पैन है। ये 80 to 90 ईयर्स के स्पैन में पहले वाया डिप्लोमेटिक अलायंसेस एंड देयर आफ्टर वाया पॉलिसी ऑफ द अनेक्सेशन एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ द अजातशत्रु, ओके, मगध कुड सक्सेसफुली कॉन्कर दिस एरिया इन द कंट्री, गॉट इट। और फिर जब एंटायर गंगा यमुना डोब, दैट इज ईस्टर्न पार्ट ऑफ द गंगा यमुना डोब इनके हाथ में आया, तो गंगा यमुना डोब आया का मतलब क्या हुआ, इनके पास ओके रिच फर्टाइल एग्रेरियन लैंड आया। एग्रेरियन लैंड के साथ इनको आयरन भी पता था, तो मतलब सरप्लस ऑफ प्रोड्यूस हुआ। और अगर सरप्लस ऑफ प्रोड्यूस आपके पास हो रहा है तो मैंने आपको पहले ही बताया था आपको क्या मिलेगा, यू कैन इजीली एम्प्लॉय लार्ज चंक ऑफ द पॉपुलेशन इन नॉन एग्रेरियन एक्टिविटी। फिर इन्होंने क्या किया, अपनी खुद की आर्मी बिल्ड करना चालू किया, ट्रेड एक्टिविटी बढ़ा दी, विच अल्टीमेटली मेड द एंटायर मगध डायनेस्टी वन ऑफ द मोस्ट सुप्रीम डायनेस्टी ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइम, गॉट इट। सो मैरिज अलायंस एंड thereafter policy of the annexation by Bimbisara and thereafter Ajatashatru respectively was responsible for this, ठीक है, सिंपल। thereafter फिर कुछ और फैक्चुअल डाटा है। so once this kingdoms were defeated, उनका जो टेरिटरी था वो अनेक्स हो गया, ओके। thereafter राजगृहा में एक फोर्ट भी इसने बनाया था, बट अनफॉर्चुनेटली राजगृहा में एज सच अब कोई ज़्यादा एक्सकेवेटरी एविडेंसेस बचे नहीं हैं। क्यों नहीं बचे हैं, बिकॉज इनका जो मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन था वी कंसिडर कि वो वुड का था, एंड वुड इज़ अ पेरिशेबल कमोडिटी, वो ज़्यादा टिकती नहीं है, राइट। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ अभी बचा नहीं है। एंड देयर आफ्टर ही हैड फेस्ड अपोजिशन फ्रॉम द अवंती, बट अवंती बहुत ही उस तरफ है, राइट, एकदम वेस्टर्न साइड में है, तो दैट्स व्हाई ही नेवर डेयर्ड रिस्क अ पर्टिकुलर वॉर विद द अवंती। एंड देयर आफ्टर फिर फाइनली बुद्धा डाइड ड्यूरिंग हिज रेन, एंड ही हैड ऑल्सो अरेंज फॉर द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। सो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में मैं किसी और लेक्चर में आपको इलेबोरेटली बताऊंगा, बट आपको जस्ट फैक्चुअल डाटा थोड़ा सा याद रखना है कि टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी व्हेन बुद्धा डाइड प्रिसाइजली इन 483 BC, सो एट दैट टाइम कन्वीन हुई थी पार्टली राजगृहा में, ओके, राजगृहा में, ओके। सो ये वाला जो काउंसिल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि अब बुद्धा जी चले गए, अब बुद्धा के जाने के बाद व्हाट कैन बी द फ्यूचर कोर्स ऑफ द बुद्धिज्म, ये डिस्कस करने के लिए ये काउंसिल बनाई थी, एंड इट वाज पैट्रोनाइज्ड बाय दी अजातशत्रु। तो अजातशत्रु ने इसको पैट्रोनाइज किया था, पैसे दिए थे और ये काउंसिल बुलवाई थी।
फिर सेकेंड वाली जो हुई, इट हैपन प्रिसाइजली ओके 100 years आफ्टर द डेथ ऑफ द बुद्धा। और ये जो बनाई थी ओके ये वाली जो काउंसिल जो हुई थी, ये हुई थी पाटलिपुत्र में। ओके बहुत जगह पे आपको दिखेगा कि पाटलिपुत्र में हुई थी, कहीं कहीं जगह पे आपको वैशाली भी दिखेगा। ये जो डिफरेंस ये इसके वजह से है बिकॉज जैन एंड ब्राह्मणिकल सोर्सेस मेंशन पाटलिपुत्र, बट बुद्धिस्ट सोर्सेस मेंशन कि भाई ये जो काउंसिल है वो वैशाली में हुई थी। ठीक है, तो दोनों प्लेसेस आप इक्वली बराबर कंसिडर कर सकते हो। एक क्वेश्चन आएगा सर यूपीएससी ने पूछ लिया, तो यूपीएससी ऐसा कभी नहीं पूछेगा, डोंट वरी। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ पे यूजुअली यूपीएससी कभी जाता नहीं है। ठीक है, फिर एक थर्ड बुद्धिस्ट, ये जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी, ठीक है, सो 383 बीसी के अराउंड जो हुई थी ओके, वो सिर्फ 100 साल बुद्धा के कवर हो गए। तो अब क्या करना है क्या नहीं करना है उसी के ऊपर ये पूरा काउंसिल था। देयर आफ्टर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इट हैपन इन 250 बीसी। तो ये जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल थी, इट वाज पैट्रोनाइज्ड बाय अशोका। तो अशोका ने काउंसिल बुलाई थी एंड ये काउंसिल में जो बुद्धा के जो सेरेमन्स है उसको रीराइट किया गया था। एंड देयर आफ्टर दिस काउंसिल ऑल्सो डिसाइड कि इन ऑर्डर टू प्रोपोगेट बुद्धिज्म, अब बुद्धिज्म को थोड़ा प्रोपोगेट भी करना है, तो प्रोपोगेट करने के लिए दिस पर्टिकुलर काउंसिल डिसाइडेड कि हम मिशनरीज भेजेंगे टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। एंड ये काउंसिल सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल है कि आज आप देखोगे चाइना में, जापान में, कोरिया में, साउथ ईस्ट एशिया में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज बुद्धिस्ट पॉपुलेशन। क्यों? बिकॉज आफ्टर दिस काउंसिल अशोका स्टार्टेड टू सेंड emissaries और बेसिकली मिशनरीज टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द ईस्टर्न वर्ल्ड ऑफ दैट टाइम टू प्रोपोगेट बुद्धिज्म। यानी काफ़ी सक्सेसफुली इन्होंने प्रोपोगेट कर दिया था। इसके अलावा बुद्धिज्म में आपने सुना होगा कि त्रिपिता का नाम का एक कंसेप्ट भी है। ये त्रिपिताका में से सुत्त पिताका एंड देयर आफ्टर विनय पिताका। ठीक है, ये जो दो सुत्त पिताका एंड विनय पिताका जो है वो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में लिखे गए थे। एंड तीसरा जो है उसको आप बोलोगे अभिधाम पिताका। तो अभिधाम पिताका लिखा गया था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में। तो सुत्त पिताका, देयर आफ्टर विनय पिताका एंड देयर आफ्टर अभिधाम पिताका, ये तीन बुक बन जाएगी आपकी, दैट इज त्रिपिताका। इन डिटेल इलेबोरेटली किसी और लेक्चर्स में हम इसको डिस्कस कर लेंगे कि एग्जैक्टली बुक्स है क्या, इसमें क्या नहीं है, एक एक लाइन में याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहले सुत्त पिताका। सुत्त पिताका मतलब फर्स्ट काउंसिल में हुआ तो बुद्धा के जो डिसाइपल थे उन्होंने बुद्धा ने जो जो सेरेमन दिए थे, जो जो भाषण प्रवचन दिए थे, उनको सुत्त पिताका में लिख दिया। ठीक है, और सुत्त पिता में ही आपको जताका स्टोरीज भी मिलेगी। जताका स्टोरीज में स्टोरीज ऑफ 551 प्रीवियस बर्थ ऑफ द बुद्धा। देयर आफ्टर विनय पिताका अगेन फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में लिखी थी। तो विनय पिताका जो है इट इज बेसिकली बुक ऑन द मोनास्टिक लाइफ ऑफ द मॉन्क्स। तो अगर आपको मॉन्क बनना है तो आपको कुछ मोनास्टिक रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, तो वो आपको कहाँ मिलेंगे? विनय पिताका में। एंड देयर आफ्टर अभिधाम पिताका। अभिधाम पिताका लिखा गया था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में। एंड ये जो पर्टिकुलर पिताका जो है इट डील्स विद द फिलोसॉफी ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन। तो ये जो काउंसिल जो है तीन इंपॉर्टेंट है। एंड देयर आफ्टर लास्ट वन जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो की गई थी ना, इसका एग्जैक्ट डेट हमें पता नहीं है। पहले के एनसीईआरटीज अगर आप पढ़ोगे तो इसको 78 एडी में, मतलब 0 1 2 3 ऐसे 78 एडी में बेसिकली इसको कन्वीन किया गया था, ऐसे आपको मिलेगा। और इसको जो पैट्रोनाइज किया था इट वाज पैट्रोनाइज बाय कनिष्क, द रूलर ऑफ कुशाना। कनिष्क का नाम काफ़ी फेमस है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंशियंट रूलर अगेन। बट ये कनिष्क का जो टाइम फ्रेम है वो अब खुद ही चेंज हो गया। पहले हम मानते थे कि कनिष्क यूज टू रूल समवेयर फ्रॉम 70 एडी से लेके 140 एडी के बीच में। बट नाउ वी कंसिडर दैट कनिष्क यूज टू रूल फ्रॉम 144 एडी से लेके 160 एडी के बीच में। गॉट इट? तो अब कनिष्क का खुद का ही टाइम पीरियड चेंज हो गया, तो फिर ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो कनिष्क ने पैट्रोनाइज की थी उसका टाइम पीरियड भी जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया। गॉट इट? बट इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम फ्रेम, ये सही है कि नहीं हमें पता नहीं, बट ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। ओके, ये कहाँ पे हुई थी? तो कुंडल ग्राम नाम की एक जगह है। नाउ अगेन इट इज अ लॉस्ट प्लेस, पर ये जम्मू एंड कश्मीर में कहीं पे तो था कुंडल ग्राम, बट हमें ये पता नहीं कहाँ पे था एग्जैक्टली। गॉट इट? तो कुंडल ग्राम में हुआ था। एंड ये काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन दिस काउंसिल बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट, दैट इज हीनयाना एंड महायाना। ओके, तो हीनयाना एंड महायाना डिवीजन जो है वो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था। तो रफली आपको बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में बताया मैंने। बट ये जो काउंसिल कन्वीन करने का जो आइडिया था सबसे पहले किसका था? तो अजात शत्रु का था। अजात शत्रु हिमसेल्फ वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ गौतम बुद्धा।
गौतम बुद्धा बहुत टाइम पर अजातशत्रु से मिले भी थे, वी हैव हिस्टोरिकल एविडेंसेस इन दैट रिगार्ड। तो जब गौतम बुद्धा चल बसे इन 483 BC, तो इन ऑर्डर टू ऑनर गौतम बुद्धा दिस काउंसिल वॉज कन्वीन बाय अजातशत्रु। ओके, सो आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर द टेरिटोरियल कंसोलिडेशन इज इंपॉर्टेंट। देखो दोस्तों, अगर इंडिया को इंडिया बनाना है तो रीजनल डिफरेंसेस आपको ख़त्म करने पड़ेंगे। आपको अगर ये रीजनल डिस्टर्बेंसेस ख़त्म करने हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा आपको ऑब्वियसली युद्ध या फिर वॉर तो आपको खेलना पड़ेगा, या यू हैव टू अडॉप्ट सर्टन नॉन एथिकल नॉन मोरल प्रिंसिपल्स ऑल्सो। तो जब भी अभी आप आर्टिकल 370 के बारे में लिखोगे, राइट, कि 370 हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ, तो गलत हुआ एथिकली रॉन्ग है, बट यू कैन क्लियरली गिव द हिस्टोरिकल रेफरेंसेस कि इवन दो इट इज़ एन एथिकल रॉन्ग, इट इज़ अ नेसेसिटी ऑफ द टाइम। एंड जब आप बोलोगे नेसेसिटी ऑफ द टाइम, और अगर आपसे पूछा कि भाई ऐसे कैसे, तो यू कैन क्लियरली गिव दिस काइंड ऑफ दी एग्जाम्पल कि हिस्ट्री में ये पहली बार ही हुआ ऐसा नहीं है, ये बहुत बार पहले भी हो चुका है। अनएथिकल प्रिंसिपल्स, अनएथिकल वेज वर adopted by various kings in order to fulfill their own political ambitions and desire, but ultimately it proved to be beneficial for the country itself. ओके, तो ये सारी चीज़ें आई होप रिगार्डिंग अजातशत्रु इज इंपॉर्टेंट। एंड फिर अजातशत्रु है, ही वॉज फॉलोड बाय हिज सन एंड सक्सेसर दैट इज उदायीन। तो उदायीन ने क्या किया, सो उदायीन ने कुछ नहीं किया, दिस फेलो इज इंपॉर्टेंट ओनली फॉर वन एस्पेक्ट दैट ही शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र जो आपकी कैपिटल बनी है, ओके, ये पाटलिपुत्र कैपिटल किसके टाइम पे बनी है, तो उदायीन के टाइम पे बनी है। इसके अलावा वी आर नॉट अवेयर मच अबाउट दिस पर्सन, इनके बारे में कुछ ज़्यादा लिखा नहीं गया है, तो इनके बारे में हमें पता नहीं है। एंड आफ्टर उदायीन इन 444 BC, उसके बाद क्या हुआ उसके बारे में भी हमें एज सच कोई आइडिया नहीं है। बट डायरेक्टली इन 412 ओके, एक नई डायनेस्टी मगध टेरिटरी में आई, जिसको आप बोलोगे शिशुनागा डायनेस्टी। तो ये शिशुनागा डायनेस्टी कैसे आई, then certain Buddhist and Jain sources have given us a story that last हरिण्यका जो रूलर था, हरण्यका का जो लास्ट रूलर था, दैट इज नाग दशक, ही वॉज ओवरथ्रोन इन अ पॉपुलर रिवॉल्ट एंड देयर आफ्टर हिज मिलिट्री कमांडर इन चीफ है शिशुनागा, he was elected as a new ruler. So here you can clearly see that even though monarchical form of the government was there, people were aware of the republican form of the government, and if king is not working for the benefit of the people, then people could revolt. और ये रिवॉल्ट मगधन डायनेस्टी में हमने दो बार देखा है, एक हरण्यका डायनेस्टी के टाइम पे और दूसरा नंदा डायनेस्टी के टाइम पे, जिसके बारे में थोड़े टाइम में बात करेंगे, ठीक है। सो ये पीपल ने रिवॉल्ट कर लिया अगेंस्ट द लास्ट रूलर दैट इज नाग दशक, एंड ये लास्ट रूलर के अगेंस्ट जब रिवॉल्ट हुआ उसके बाद में न्यू पर्सन वॉज इलेक्टेड शिशुनागा। बट शिशुनागा डायनेस्टी जो है उनके बारे में भी हम लोगों को एज सच कुछ ज़्यादा पता नहीं है, हमें बस एक चीज़ पता है दैट दिस डायनेस्टी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरथ्रोइंग ऑफ दी अवंती। तो ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर डायनेस्टी के टाइम में हमारे पास क्या आ गया, मतलब मगधन डायनेस्टी के पास क्या आ गया, तो अवंती का टेरिटरी भी आ गया। अगेन इफ वी गो बैक टू द मैप, देन यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर, राइट, ये अवंती का टेरिटरी इनके पास आ गया। दे ऑलरेडी हैड दिस एंटायर टेरिटरी विद देम, गॉट इट। सो मतलब क्या हुआ, टेरिटोरियल कंसोलिडेशन विच वॉज स्टार्टेड बाय अजातशत्रु, इट स्टार्टेड टू शो इट्स कलर। ओके, अल्टीमेटली एंटायर आर्यवत मगधन डायनेस्टी के अंडर ही आया। अभी वो कैसे आया धीरे धीरे देखेंगे, बट एक एक करके जो महाजनपदा थे वो मगधन डायनेस्टी के अंडर आने चालू हुए। नाउ इन्होंने कौन से वॉर खेले या फिर ये एग्जैक्टली हुआ कैसे, इसके बारे में एज सच इन डिटेल पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत है नहीं। क्यों नहीं है, बिकॉज इसके बारे में कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस तो है नहीं हमारे पास। एंड सेकेंड थिंग, जो लिटरेरी एविडेंसेस थे, तो लिटरेरी एविडेंसेस में अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टोरीज देके रखी है, तो इसके लिए इसमें आपको एनसीईआरटी में भी कुछ ज़्यादा डाटा मिलेगा नहीं, और यूपीएससी भी यहाँ से ऐसे ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है। बट फैक्चुअल डाटा आ सकता है आपको, राइट, कि पाटलिपुत्र वॉज मेड कैपिटल ऑफ मगधा अंडर रेन ऑफ विच किंग, तो आपको पता होना चाहिए उदायीन। अवंती महाजनपदा वॉज डिफीटेड अंडर द रूल ऑफ विच ऑफ द मगधन एम्पायर, विच डायनेस्टी ऑफ द मगधन एम्पायर, तो आपको पता होना चाहिए कि अवंती को हरण्यका ने नहीं हराया, अवंती को हराया किसने, तो शिशुनागा ने हराया। ओके, सो दिस थिंग्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट गाइज, ठीक है, छोटे छोटे फैक्चुअल डाटा जो है वो। एंड देयर आफ्टर
After this entire Shishunaga dynasty, we are having the next one, that is Nanda dynasty. Now Nanda dynasty जो है, okay, it ruled for hardly very short span of the time. You can see 344 से लेके 323, तो रफली 20 साल के बीच में, okay, ये पर्टिकुलर डायनेस्टी थी. एंड 20 साल में अप्रोक्सीमेटली 9 राजा इसमें थे. ही वॉज द फाउंडर and he was the last one to succeed. Okay, so founder was Mahapadmananda and last one to succeed was Dhanananda. Okay, simple है. But within, अगर you can see that 20 साल में अगर 9 राजा रूल कर रहे हैं तो फिर ज़्यादा कुछ as such important डायनेस्टी थी नहीं. ये डायनेस्टी माइनर डायनेस्टी बन के रहती, बट इनके बाद वाली जो डायनेस्टी थी वो काफ़ी मेजर निकली, दैट इज़ मौर्यंस. सो दैट्स वाई इनको भी थोड़ा बहुत नाम उसके वजह से मिला, बिकॉज मौर्यंस हैड टू शो कि भाई हम लोगों ने किसी ग्रेट राजा को हरा के ये एरिया कैप्चर किया है. ओके, सो पहले पे देखेंगे महापद्मनंदा. ठीक है, सो ये जो महापद्मनंदा, इनके बारे में कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए. ठीक है, तो ही बेसिकली, ओके, ये गलती से ओवरथ्रू नंदा डायनेस्टी हुआ, ये शिशुनागा डायनेस्टी होना चाहिए था. ओके, फैक्चुअल डाटा इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना बाद में जब आपको पीपीटीज मिलेंगी. कहाँ मिलेंगी वो भी बताऊंगा मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर. ठीक है, ही वॉज कॉल्ड एज अ सर्वक्षत्रांतका. सर्वक्षत्रांतका मीन्स अपरूटर ऑफ ऑल क्षत्रिया, अपरूटर ऑफ ऑल क्षत्रिया. एंड thereafter he was also called as Ikrat. Ikrat means the sole monarch. Why? Because this person was responsible for capturing of the Utkal area. Utkal means modern day Odisha. We can say that Odisha को कलिंगा भी बोला जाता है. ओके, ये जो कलिंगा जो है, ओके, इसका जो नॉर्थ पार्ट है उसको आप बोलोगे उत्तर कलिंग, और उत्तर कलिंगा का शॉर्टर फॉर्म होता है आपका उत्कल. ओके, आपके नेशनल एंथम में भी हमारे, राइट, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग. उत्कल क्या है फिर? उत्कल मीन्स नॉर्थन ओडिशा वाला जो पार्ट है, दैट पर्टिकुलर पार्ट. ओके, सो ये जो उत्कल वाला जो एरिया है, इट वाज कैप्चर्ड बाय महापद्म नंदा. सो रफली नाउ यू कैन सी दैट महाजनपदास का अगर आपने मैप वापस से फर्स्ट स्लाइड में जाके अगर खोला तो मगध के नीचे वाला जो एरिया है, ओके, वो वाला एरिया इन्होंने कैप्चर कर लिया. अवंती तक का सारा एरिया इनके पास पहले से ही था. बची हुई जो महाजनपदा की डायनेस्टीज थी वो काफ़ी छोटी थी, राइट. कौन सी डायनेस्टी थी? तो कंबोज, देयर आफ्टर फिर आपका गांधारा डायनेस्टी वॉज देयर, देयर आफ्टर फिर कुरुज वेर देयर. ये काफ़ी छोटी डायनेस्टीज थी बाय द टाइम ऑफ द 4th and 3rd century BC. And that's why when he had defeated the Utkal वाला एरिया और कलिंग वाला एरिया, so he ultimately assumed a title. क्या टाइटल इन्होंने assume किया? कि सर्व क्षत्रांतका and thereafter इक्रत. ठीक है, सो ये दोनों टाइटल्स इन्हीं के थे. thereafter फिर he was also called as उग्रसेना II. ठीक है, सो ये बस 3 या 4 ही फैक्चुअल डाटा जो है वो आपको याद रखना है. thereafter फिर ओके, धनानंदा, ही वॉज 8th इन द लाइन ऑफ सक्सेशन. एंड धनानंदा के बारे में एज सच कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों को नहीं पता, बट वॉट वी नो इज फॉर श्योर दैट ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द नंदा डायनेस्टी एंड ही वॉज ओवरथ्रोन बाय द चंद्रगुप्त मौर्य. सो चंद्रगुप्त मौर्य बेसिकली ओवरथ्रू दिस पर्टिकुलर ruler, and he was the ruler of the Magadha dynasty when Alexander the Great had attacked the India. Okay, so Alexander the Great जो है, he attacked India and he reached up to river Bias, but river Bias के आगे जाने की हिम्मत नहीं हुई ऐसे बोला जाता था. बट अब एग्जैक्ट रीजन क्या है वो तो हमें एज सच नहीं पता. ओके, बट व्हाट वी नो फॉर द फैक्ट इज दैट अलेक्जेंडर बियास तक आया, एंड बियास में आने के बाद देयर वाज रिवॉल्ट इन हिज आर्मी बिकॉज दे वर ऑन द war for almost 12 years now and they wanted to go back to their home. So revolt के वजह से बियास के आगे अलेक्जेंडर आ नहीं पाया. He went back and while on his way back he died. Okay, so basically okay, because of that particular aspect, अब अलेक्जेंडर वहाँ से आ रहा है, यहाँ पे मगधन डायनेस्टी है, तो मगध डायनेस्टी में लॉट्स ऑफ अपहीवल, उल्था पुलत हुई एट दैट टाइम, बिकॉज ऑफ विच ओके आचार्य चाणक्य एंड चंद्रगुप्ता कुड मैनेज टू ओवरथ्रो द नंदा रूलर. ओके, simple, and that brings us to our next point, that is Alexander's invasion. Okay, so क्या क्या पता है दोस्तों आपको अलेक्जेंडर के बारे में? अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है, काफ़ी फेमस नाम है इनका, अलेक्जेंडर द ग्रेट. ठीक है, एक और राजा था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मीडिएवल इंडिया, काफ़ी इनफेमस बदनाम सा राजा है. ओके, जिसका नाम है बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी. अलाउद्दीन खिलजी ने अपने को एक टाइटल लिया था खुद के लिए, सिकंदर ए सानी, दैट इज सेकंड अलेक्जेंडर. ओके, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट वॉज सच ए ह्यूज किंग कि आप देखोगे कि नॉट ओनली इन एंशियंट इंडिया
बट ऑल्सो इन मीडिएवल इंडिया जो राजाज थे, बड़े बड़े राजाज, उनको अलेक्जेंडर का नाम पता था एंड दे यूज टू कॉल देमसेल्फ विद द नेम ऑफ द अलेक्जेंडर. गॉट इट. जैसे अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर सानी वॉज द टाइटल विच ही हैड adopted. So who was this Alexander? Okay, so Alexander was basically the ruler of the Macedonia. तो अगर आपने कभी यूरोप देखा होगा तो यूरोप में ग्रीस के आइलैंड्स है, तो वन ऑफ द आइलैंड ऑफ द ग्रीस इज मैसिडोनिया. तो यहाँ का जो राजा था फिलिप द ग्रेट, अगेन अ क्वाइट बिग नेम, उसका बेटा अलेक्जेंडर द ग्रेट, he succeeded his father Philip at the age of 20, and once he succeeded he revived the age old war which was going on in between the Greek kingdoms and Persia. Persia मैंने पहले भी बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, was the ancient name of the modern day Iran. तो ये जो पर्शियन डायनेस्टीज एंड देयर आफ्टर जो ग्रीक डायनेस्टी, इनके बीच में जो वॉरफेयर था वो बहुत पहले से ही चला आ रहा था. ओके, बट दिस वॉरफेयर वाज रिवाइव्ड बाय अलेक्जेंडर द ग्रेट वंस ही एज्यूम्ड द थ्रोन. एंड जब वो थ्रोन पे आया, जब वो राजा बना, तो उसको सिर्फ पर्शिया को ही नहीं हराना था, उसका एक एज ओल्ड ड्रीम भी था कि हमें पूरा दुनिया कैप्चर करना है. एंड ऑब्वियसली जोग्राफिकल नॉलेज ऑफ दैट टाइम जो है वो ज़्यादा बड़ा तो था नहीं, तो इनको हमेशा लगता था कि पर्शिया के आगे ज़्यादा कुछ होगा नहीं. बट व्हेन दे अराइव्ड एट पर्शिया दे ऑल्सो गॉट टू नो अबाउट द इंडिया. अलेक्जेंडर वांटेड टू अटैक इंडिया बट अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट. ओके, बट एक एक करके देखेंगे कि ही वॉज एन एम्बिशियस पर्सन. एंड देयर आफ्टर फिर बैटल ऑफ सुप्रीमसी तो इन लोगों में चल ही रही थी, मैसिडोनिया एंड ग्रीस में. अल्टीमेटली इन दिस बैटल ऑफ सुप्रीमसी Alexander the Great successfully defeated the entire Persian Empire. ठीक है, एकदम लास्ट में मैंने इसमें 2-3 स्लाइड के बाद में मैप भी दिया है, थोड़ा सा आपको उससे आइडिया आ जाएगा. ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है. ओके, एंड दिस बेसिकली ओके इज दिस वाला जो एरिया है, दिस इज मैसिडोनिया का एरिया. एंड आप यहाँ पे पर्शिया का नाम भी देख सकते हो. सो दिस पर्टिकुलर जो एरिया जो है वो सारा का सारा पर्शियन एम्पायर वाला एरिया है. एंड फिर आप ये इंडस रिवर यहाँ पे देख सकते हैं. राइट, सो ही स्टार्टेड फ्रॉम हियर एंड ही रीच अप टू रिवर बियास. ओके, रफली यहाँ पे अगर मैप में देखोगे तो ये सतलज जो है, ओके उसके ऊपर जो बियास वाली जो रिवर है वहाँ तक वो पहुँच चुका था. गॉट इट. सो ही स्टार्टेड फ्रॉम यूरोपियन पार्ट दैट इज ग्रीक, ग्रीक से वो आया पर्शिया में, पर्शिया से वो आया इंडिया में. एंड इन द वे ही हैड डिफीटेड एंड बेसिकली एक्वायर्ड द एंटायर टेरिटरी ऑफ द एंशियंट पर्शियन एम्पायर. ठीक है, सिंपल. सो ये बेसिक मैप था. ठीक है, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट वंस ही हैड डिफीटेड द पर्शियन एम्पायर, उसके बारे में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव. राइट, बट वंस ही हैड डिफीटेड द पर्शियन एम्पायर ही नाउ came towards the India, and the first sighting of him in India was in the region around Attock in 326 BC. Attock is always quite important historically. ठीक है, बिकॉज ये पाकिस्तान का एरिया था. अगर आपको इंडिया में अटैक करना है दोस्तों कभी भी, ओके तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए. आई विल गो टू द फर्स्ट स्लाइड अगेन. ठीक है, ये वाला एरिया जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नाउ कंसीडर कि जो इसके ऊपर जो पूरा का पूरा पाकिस्तान वाला जो एरिया है, तो पाकिस्तान से आप इंडिया में आओगे. ओके, मॉडर्न डे पाकिस्तान. तो अगर आपको इंडिया में आना है ड्यूरिंग द एंशिएंट एंड मिडिवल टाइम, आपके पास 2 रास्ते थे. ओके, यहाँ पे एक गोमाल पास था एंड यहाँ पे ऊपर एक खैबर पास था. ओके, ये खैबर पास इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. जैसे ही खैबर पास इंडिया के हाथ से चला गया, इंडिया बिकेम वल्नरेबल टू द फॉरेन अटैक. तो खैबर पास से आप नीचे उतरोगे पेशावर में, पेशावर से आप नीचे उतरोगे अटक में, अटक से आप नीचे उतरोगे पानीपत में, पानीपत से आप नीचे आओगे दिल्ली में. दिस इज अ रफ एरिया फ्रॉम वेयर ऑल मेजर इन्वेजन्स हैपेंड इन इंडिया. अलेक्जेंडर इसी रूट से आया. देयर आफ्टर ओके जो आपके जितने भी ग्रेट इन्वेजन्स हुए, फॉरेन इन्वेजन, इंडो ग्रीक, शकाज, देयर आफ्टर पार्थियंस एंड कुशानाज, ये भी इसी रास्ते से हुए. एंड देयर आफ्टर इन मीडिएवल इंडिया मोहम्मद ऑफ गजनी पहले, फिर मोहम्मद ऑफ घूर, एंड देयर आफ्टर जो थर्ड इन्वेजन हुआ दैट इज ऑफ बाबर. राइट, सो ये तीनों इन्वेजन भी खैबर पास से ही हुए. एंड दैट्स वाई अभी एंशिएंट एंड मीडिएवल इंडिया आप जब भी पढ़ोगे एट दैट टाइम यू विल सी दैट जितने भी बड़े किंग थे, बी इट पाटलिपुत्र और बी इट दिल्ली, ओके उनका प्राइमरी एस्पेक्ट था कि अफगानिस्तान वाला एरिया उनके हाथ में होना चाहिए. बिकॉज खैबर पास के उस तरफ था अफगानिस्तान, तो जैसे ही अफगानिस्तान आपके हाथ में आया तो खैबर पास आप ही के पास है.
ओके तो अगर आपके पास खैबर पास रहेगा तो ऑब्वियसली इन्वेजन नहीं हो पाएंगे. सो दैट्स वाई जो फॉरेन पॉलिसी जितनी भी बड़े रूलर्स की थी, नाउ हेंस फोर्थ यू विल स्टडी दैट गुप्ता टाइम पे, मौर्यंस टाइम पे भी, एंड देयर आफ्टर गुप्ता टाइम पे भी, सल्तनत एंड मुगल्स के टाइम पे भी, दे ऑलवेज वांटेड अफगानिस्तान अंडर देयर कंट्रोल बिकॉज ऑफ दिस ज्योग्राफिकल रीजन. ओके मिडिएवल टाइम में अकबर 20 साल तक ऑलमोस्ट वहां पे जाके बैठा था. ओके जलालाबाद नाम की सिटी भी है अफगानिस्तान में विच वॉज इन न्यूज़ बिकॉज इट वॉज द लास्ट टाउन टू फेल बिफोर तालिबान. ये जलालाबाद की अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो ये जलालाबाद की सिटी अकबर ने खुद बनाई थी. अकबर का नाम ही था जलालुद्दीन अकबर, राइट. तो ये जो हिस्ट्री है इट्स क्वाइट फैसिनेटिंग. खैबर पास हमेशा आपको प्रोटेक्ट करना रहता है. जैसे ही आपके हाथ से खैबर पास गया आप ओके वल्नरेबल हो जाओगे फॉरेन इन्वेजन्स के लिए. ओके सिंपल. तो ये रफली थोड़ा सा हमेशा दिमाग में याद रखना, ठीक है. सो दिस फेलो अराइव्ड एट अटक ऑब्वियसली, एंड अटक में आने के बाद फिर सराउंडिंग एरिया में थोड़ा सा तहलका मच गया कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है. इन्वेडिंग होर्ड्स ऑफ द ग्रीक अंडर अलेक्जेंडर्स वेर देयर, एंड अंडर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन सबसे पहले एरिया बिटवीन इंडस एंड झेलम, ओके ये एरिया जो था एट दैट टाइम वॉज अंडर अंभी. ओके तो अंभी जो है ही सेड कि भाई माफ कर दो, हम ज्वाइन कर लेंगे आपके आर्मी को. हम भी सरेंडर्ड इन फ्रंट ऑफ द अलेक्जेंडर एंड तक्षशिला फेल इन फ्रंट ऑफ अलेक्जेंडर. एंड वंस अंभी हैड सरेंडर्ड ऑब्वियसली आपका इंडस था, उसके बाद झेलम ये टेरिटरी चली गई. तो झेलम के नीचे कौन सा आएगा आपका चिनाब रिवर आएगा. तो झेलम एंड चिनाब के रिवर के बीच का जो एरिया था, दिस एरिया वॉज रूल्ड बाय अ रूलर कॉल्ड एज पोरस. ओके and Porus was the first person who had challenged the authority of Alexander in this area. ओके तो पोरस ने जैसे ही चैलेंज किया, सो अल्टीमेटली अलेक्जेंडर हैड नो अदर ऑप्शन बट टू गो टू वॉर अगेंस्ट द पोरस. एंड अल्टीमेटली इन दिस वॉर इवन दो पोरस लॉस्ट, ओके बिकॉज ऑफ हिज ब्रेवरी द अलेक्जेंडर एंड हिज आर्मी जो है वो थोड़ी सी टेरिफाइड होगी कि भाई अगर ये जो माइनर रूलर है इंडिया का पोरस इन बिटवीन झेलम से लेके चिनाब तक, अगर वही इतना स्ट्रांग होगा तो अब जब मगध के पास जाएंगे तो वहाँ पे तो धनानंदा और माइटी मगध एम्पायर है, उसको कैसे हराएंगे. गॉट इट. बट अल्टीमेटली अलेक्जेंडर ने क्या किया, वंस ही हैड डिफीटेड पोरस, ओके ही गेव क्लेमेंसी, माफी दी उन्होंने पोरस को. एंड पोरस वाज मेड वन ऑफ द मिलिट्री कमांडर ऑफ द अलेक्जेंडर्स आर्मी. उनको सत्राप बनाया गया. सत्राप मतलब मिलिट्री गवर्नर बनाया गया. एंड ही वाज हैंडेड ओवर हिज टेरिटरी बैक. गॉट इट. तो एक ये डिपिक्शन भी है अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड देयर आफ्टर हियर यू कैन सी द पोरस. ओके काफी फेमस पेंटिंग है ये. इट बेसिकली डिपिक्टिंग दैट Porus was ultimately defeated and he was brought in front of the Alexander, but Alexander gave him the clemency और माफ़ी दे दी. एंड माफ़ी देने के बाद he was made military commander and he was restored to his position as a subservient territory of the Alexander the Great. अब आपका चिनाब तक का एरिया भी कैप्चर हो गया. तो झेलम चिनाब के बाद रावी. ओके इस पर्टिकुलर एरिया में एज सच कोई डायनेस्टी थी नहीं और उसके नीचे बियास, तो इसमें भी एज सच कोई डायनेस्टी थी नहीं. बट यहाँ तक आते आते ऑब्वियसली जब वहाँ से आ रहे थे तो जो इंडिया का जो मगध वाला जो एरिया था वहाँ पे थोड़ा सा तहलका मचना चालू हो गया. एंड धनानंदा स्टार्टेड टू कंसोलिडेट हिज आर्मी. एंड देयर वेर रिपोर्ट ग्रीक आर्मीज ने या फिर ग्रीक हिस्टोरियंस ने खुद के जो रिपोर्ट लिखे हैं, एंड एज पर डिफरेंट रिपोर्ट द आर्मी ऑफ द अलेक्जेंडर द ग्रेट वॉज क्वाइट लो और क्वाइट बेसिकली स्मॉल एज कंपेयर टू द आर्मी ऑफ द धनानंदा. Some of the Greek sources had placed this army to the tune of 3 lakh to 5 lakh people. तो अब 3 से 5 लाख की आर्मी धनानंदा के पास है, यहाँ पे अलेक्जेंडर के पास 1 लाख से ज़्यादा की भी आर्मी नहीं है. तो ऐसे में वॉरफेयर ओके ऑब्वियसली थोड़ा सा गड़बड़ वाला ही था. एंड देयर आफ्टर द ग्रीक पीपल हैड ऑल्सो रियलाइज कि भाई अगर पोरस ही इतना टफ दे रहा है तो धनानंदा तो उससे भी डबल टफ देगा. एंड हेंस अल्टीमेटली वंस दे हैड रीच अप टू रिवर बियास, ठीक है. सो इन दिस पर्टिकुलर रिवर बियास तक जब ये रीच हुआ तब तक ओके आर्मी ने बगावत कर दी. देयर वाज रिवॉल्ट इन द अलेक्जेंडर्स आर्मी एंड देयर आफ्टर अंडर द प्रेशर ऑफ हिज ओन आर्मी अलेक्जेंडर हैड टू गो बैक. सो ही वेंट बैक इन 326 BC. Okay, 326 BC को he started to go back from India. Okay, and thereafter by the 323 when he had reached in Babylon, Babylon is modern day Afghanistan, he died in Babylon, that is modern day Afghanistan. Okay, तो रफ स्टोरी है. स्लाइड्स तो ऑब्वियसली मैं आपके साथ शेयर करूंगा ही तो आपको पता चलेगा. तो फैक्चुअल डाटा इसमें आपको कुछ कुछ याद रखना है. तो बैटल बिटवीन अलेक्जेंडर एंड पोरस जो है इट वाज फॉट ऑन रिवर हिडाप्सेस
और रिवर वितास्ता. सो बैटल ऑफ हिडाप्सिस, बैटल ऑफ वितास्ता इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. एंड देयर आफ्टर वो बियास तक आया. बियास में उसने 7 फायर अल्टार्स, ओके 7 अल्टार मतलब 7 लार्ज स्ट्रक्चर्स उन्होंने बनाए थे, बट ये भी अभी हम लोगों को मिले नहीं हैं. ग्रीक सोर्सेस मेंशन दैट ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द अलेक्जेंडर जो है इट इज मार्क्ड बाय द 7 अल्टार्स. बट ये 7 अल्टार्स एग्जैक्टली कहाँ पर है, अगेन हिस्टोरिकली हमें आर्कियोलॉजिकली तो अभी तक ये एविडेंसेस नहीं मिले हैं. गॉट इट. एंड देयर आफ्टर व्हाइल ही वाज बैक ही गॉट बेसिकली बहुत कॉन्स्पिरेसीज है इसके ऊपर कि उसको पॉइजन देके मारा गया, उसके साथ ट्रेचरी हुई एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग इन 323 BC he died, and when he died he was just age of 33. and thereafter after his death obviously इतना बड़ा जो टेरिटरी जो है जो हमने देखा भी है, okay, it could not be managed by a single person and hence it was divided into multiple small empires. So kingdom of Macedonia, kingdom of Babylonia and kingdom of Egypt, ऐसे 3 different kingdom emerge हुआ out of this entire conquest of the Alexander the Great. And Alexander the Great के invasion के बाद then we move on to the Mauryan dynasty फिर. Okay, so Mauryan dynasty again quite important. जब Alexander the Great had invaded India in 326 BC, Dhanananda and his entire Nanda dynasty जो थी, okay, it was basically started to face revolt of the people. So there was anger among the citizen that Dhanananda is not doing much to stop Alexander the Great. वो अलग बात है कि अलेक्जेंडर खुद ही वापस चला गया, but people of that time had this feeling that if Alexander comes and attacks India या फिर attacks Magadhan territory, then Dhanananda could not have that capability or he did not have that capability to save the empire. Okay, and that is why under this people's pressure Dhanananda was ultimately overthrown by Chandragupta Maurya and Chanakya. So Mauryan dynasty is quite important. Okay, after Nanda dynasty came the Mauryan dynasty. It was founded by Chandragupta Maurya. He was succeeded by his son Bindusara, and Bindusara was succeeded by his own son, that is Ashoka. And after Ashoka the dynasty suddenly collapsed. तो ये dynasty collapse होने के reason क्या थे वो भी आज ही देखेंगे. So today we are going to see only king वाला part, important king and important timeline. In the next lecture, that is part 2 वाला जो lecture रहेगा उसमें we will be covering about the art and architecture, administrative policies and thereafter Ashoka's policy of Dhamma. ये 3 aspect हम देखेंगे part 2 में. Okay, so let's go one by one guys. ठीक है, तो मौर्यंस के बारे में हमें बहुत कुछ पता है, तो इसका मतलब बहुत सारे सोर्सेस हमें इनके बारे में पता है. सो कौन से पता है एक एक करके देखेंगे. सबसे पहले तो अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य. ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है. इट इज़ कंसिडर्ड टू बी रिटन बाय आचार्य चाणक्य. आचार्य चाणक्य वॉज द हेड प्रिस्ट और राज पुरोहित ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य. सो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे वो थे. बट प्रॉब्लम है यहाँ पे, प्रॉब्लम जो है दैट अर्थशास्त्र जो हमारे पास अवेलेबल है इट बिलोंग टू 16th century AD. यहाँ पे आप टाइम पीरियड देखोगे, ठीक है, ये टाइम पीरियड में समवेयर अराउंड दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड अर्थशास्त्र लिखा गया था, बट इसका ओरिजिनल वर्जन है क्या हमारे पास नहीं है. तो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैड फाउंड अ मैन्यूस्क्रिप्ट इन तमिल ब्राह्मण्स होम. ओके, अब तमिल ब्राह्मण का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ब्रिटिश हिस्टोरियंस को ये मैन्यूस्क्रिप्ट मिली थी इन 16th-17th century AD. और ये वाला जो पिक्चर है, ओके, दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर मैन्यूस्क्रिप्ट वॉज. ओके, ये ऐसी ही दिखती थी, ऐसी एक मैन्यूस्क्रिप्ट 16th-17th century में हमें मिली. ओके, ये अर्थशास्त्र का जो बुक है इट हैज़ गिवन अस मल्टीपल इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटायर पॉलिसीज, specifically administrative and economical policies of the Mauryan dynasty. Got it? Thereafter Mauryans के बारे में हमें बहुत सारी different information भी इससे मिली है. So for example this book of Mauryan or Chandragupta Maurya as Kshatriya. Got it? But now we have concluded that कि Chandragupta Maurya Kshatriya नहीं था, he belonged to basically Vaishya caste or Vaishya Varna. Okay? And thereafter फिर एक और book है that is मुद्रा राक्षसा of विशाखादत्त. Now ये वाला जो बुक है इट वॉज रिटन इन 6th century AD. ओके, अगेन BC AD, तो मतलब रफली कितना डिफरेंस है, 600 से 800 साल का डिफरेंस है. ना मुद्रा राक्षस ऑफ विशाखा गुप्ता इज देयर. ठीक है, सॉरी विशाखादत्त. विशाखादत्त यूज टू सर्व इन द गुप्ता एम्पायर एंड उसने ये पर्टिकुलर बुक लिखा था मुद्रा राक्षसा, दैट इज मैकेनाइजेशन ऑफ द राक्षसा. Rakshasa was the name of the prime minister
ऑफ धनानंदा। धनानंदा का जो प्राइम मिनिस्टर था, ओके, उसका नाम था राक्षसा। ओके, सो राक्षसा का मैकेनाइजेशन मीन्स हाउ आचार्य चाणक्य played diplomatically against राक्षसा and how he successfully defeated the entire dynasty। तो इसमें एक स्मॉल स्टोरी भी दी थी। तो इनका ऐसा कहना था विशाखादत्त का, ओके, कि भाई ये जो आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को जो थ्रोन पे बिठाया वो कोई वॉरफेयर खेल के नहीं बिठाया, तो कनिंग वे में बिठाया। कनिंग वे में मतलब कैसे, तो आचार्य चाणक्य हिमसेल्फ नागा साधु के रूप में इनके कोर्ट में गए, दैट इज बेसिकली धनानंदा के कोर्ट में गए। एंड धनानंदा के कोर्ट में जब गए एज अ नागा साधु, ही इंसाइटेड धनानंदा, उन्होंने धनानंदा को कुछ टॉन्ट मारा। टॉन्ट मारने के बाद धनानंदा एंगर हुआ इनके ऊपर और इनको कोर्ट से धक्का मार के बाहर निकाला। तो धक्का मार के जब बाहर निकाल रहे थे तब ये नागा साधु के रूप में जो आचार्य चाणक्य थे उन्होंने शाप दे दिया धनानंदा को कि आपका पूरा एम्पायर जो है उसमें हर एक बंदा मरेगा। ओके, एंड उसके बाद 1-2 दिन में जो मेन वाटर सोर्स है ऑफ दिस एंटायर पाटलिपुत्र सिटी, उसमें कुछ पॉइजन डाल दिया आचार्य चाणक्य ने। आचार्य चाणक्य वॉज क्वाइट वेल वर्स इन द पॉइजन वाला थिंग। ओके, विषकन्या इज अ सेपरेट फॉर्म ऑफ द ब्रीड ऑफ द गर्ल दैट वाज मेंटेन बाय आचार्य चाणक्य, और विषकन्या का प्रयोग करके आचार्य चाणक्य ने बहुत सारे दुश्मनों को खत्म भी किया था। सो उन्होंने पॉइजन डाला मेन वाटर टैंक में ऑफ द पाटलिपुत्र, जिसके वजह से सिटी के लोग मरने लग गए। तो लोगों को लगा कि भाई ये धनानंदा ने और नागा साधु का जो अपमान किया उसी की वजह से हुआ। तो धनानंदा ने ये जो नागा साधु, जो और कोई नहीं था खुद आचार्य चाणक्य थे, उनको बड़े मुश्किल से ढूंढ के निकाला। और ढूंढ के निकालने के बाद ओके, आचार्य चाणक्य नागा साधु के रूप में कंडीशन डालते हैं धनानंदा को कि भाई आपको ये पूरा एम्पायर छोड़ के चले जाना पड़ेगा। एंड दैट इज हाउ जो पॉपुलर रिवॉल्ट धनानंदा के अगेंस्ट पहले ही था फ्रॉम द टाइम ऑफ द अलेक्जेंडर, उसको और एक्सेंचुएट किया आचार्य चाणक्य ने। एंड अल्टीमेटली फिर धनानंदा को अपना एम्पायर छोड़ के जाना पड़ा। ही अपॉइंटेड अ सक्सेसर एंड ही स्टार्टेड टू गो अवे फ्रॉम द एम्पायर। एंड जैसे ही वो सिटी के बाहर निकले जंगल वाले एरिया में, आचार्य चाणक्य ने पहले ही वहाँ पे एक फील्डिंग लगा के रखी थी जिसमें फिर धनानंदा वॉज ट्रेचरसली मर्डर्ड। एंड देयर आफ्टर द एंटायर एम्पायर ले बेयर इन फ्रंट ऑफ द आचार्य चाणक्य, एंड आचार्य चाणक्य वाया हिज ओन मैकेनाइजेशन प्लेस्ड चंद्रगुप्त मौर्य टू द थ्रोन। ना आप बोलोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है जो हमें मुद्रा राक्षसा में ही मिलती है कि आचार्य चाणक्य जो थे, ओके, चाणक्य को चाणक्य इसके लिए बोला जाता है बिकॉज ही वॉज सन ऑफ चाणक। ओके, तो चाणक मतलब चाणक्य के पिताजी, ठीक है। और ये जो चाणक जो थे, ओके, ही वॉज एक्चुअली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ धनानंदा। एंड प्राइम मिनिस्टर जो थे चाणक, उनको धनानंदा ने आउट ऑफ रेज मर्डर करवाया और उनके जगह राक्षसा को बिठाया था। तो जो चाणक्य था वो कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं था, ही हिमसेल्फ वॉज द सन ऑफ द एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम, ठीक है। एंड दैट इज वाई ही कंसिडरेबली हैड इन्फ्लुएंस ओवर द एंटायर नंदा कोड। And that's why once Dhanananda was gone, okay, he could successfully placed चंद्रगुप्त मौर्य टू द थ्रोन। तो ये जो बेसिक स्टोरी जो है, ओके, उसमें हमें बहुत सारी कंटेम्प्रेरी सोसाइटल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट जो थे नंदा डायनेस्टी के एंड मौर्य डायनेस्टी के, वो पता चलते हैं। तो हमें ये पता चलता है कि चाणक वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ धनानंदा, राक्षसा वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ धनानंदा, एग्जैक्टली वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये सारी जो स्टोरियाँ है हमें यहाँ से मिलती है विशाखादत्त से। Thereafter, the most reliable source of the Ashokan dynasty is the Ashokan inscription। जब पार्ट 2 में करवाऊंगा तो उसमें इसके ऊपर इलेबोरेटली डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जाम्पल। ये जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है, ओके, सो दिस इज नथिंग बट जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ द अशोका, ठीक है। दिस इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट रिलायबल यू कैन से दैट सोर्सेस ऑफ द अशोकन डायनेस्टी और मौर्यन डायनेस्टी। क्यों? बिकॉज ये रॉक इंस्क्रिप्शन आपको दिख रहा है, अगर आपको इसमें कुछ एडिशन या फिर डिलीशन करना है तो आप ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। ये कोई बुक नहीं है जिसके आपने पेजेस फाड़े, नए पेजेस ऐड कर लिए, या फिर पुराने बुक को फेंक के नया बुक आपने प्रिंट करवा लिया, राइट। तो ये जो सोर्सेस है वो ऑथेंटिक सोर्सेस कंसिडर किए जाते हैं बिकॉज दे आर इंस्क्राइब्ड वन, ओके। सो इंस्क्रिप्शंस आर ऑलवेज बेटर सोर्सेस एज कंपेयर टू द लिटरेरी बुक्स। एंड लास्ट वन, इंडिका ऑफ द मेगास्थेनेस। ये जो मेगास्थेनेस है, ही वॉज द ग्रीक एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य, एंड एज अ ग्रीक एम्बेसडर और आउटसाइडर पर्सन ही हैड रिटन मल्टीपल थिंग्स अबाउट द चंद्रगुप्त मौर्य, हिज कोर्ट एंड हिज पॉलिसीज। बट ये प्रॉब्लम क्या है, इसने जो बुक लिखा था ना इंडिका, ये ओरिजिनल फॉर्मेट में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, बल्कि ये बुक ही कहीं नहीं मिलेगा आपको,
ओके। बट मेगास्थेनेस के बाद में जो ग्रीक हिस्टोरियंस थे, प्लीनी, राइट, या फिर दूसरे वाले जो अलग अलग जो थे, तो वो जो हिस्टोरियंस है उन्होंने मेगास्थेनेस का बहुत जगह पे नाम, उसके बुक का नाम दैट इज इंडिका, और उसका इंडिया का जो रेफरेंस है वो दिया है। सो दैट इज हाउ वी गॉट टू नो भाई कि मेगास्थेनेस था, उसने एक बुक भी लिखा था। गॉट इट। सो दिस एग्जर्प्ट फ्रॉम द सक्सेसर्स बुक, ओके, वो एग्जर्प्ट हमारे पास अवेलेबल है, एंड फ्रॉम दैट एग्जर्प्ट्स वी हैव डिकोडेड सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ इंडिया विच वाज रिटन अंडर मेगास्थेनेस इंडिका। ओके, बट ओरिजिनल फॉर्मेट में बुक अवेलेबल है क्या दोस्तों? बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सिंपल। सो दिस आर बेसिकली द सोर्सेस from which we can easily decode, or which could be from which we could easily decode the entire history of the Mauryan Empire. Okay, so important king देखेंगे इनके। तो सबसे पहला वाला जो important king है that is चंद्रगुप्त मौर्य, the founder himself. गॉट इट, सिंपल है। नाउ ये इनकी जो मूर्तियां है या फिर इनके जो फोटोज है, ओके, ये हमारे पास ओरिजिनल फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं है। ऑल दिस फोटोज या फिर जो इनके जो स्टैचूज या फिर आइडल्स जो है, ओके, दोज आर कंसिडर्ड एज अ मॉडर्न डे वर्क ऑफ द मॉडर्न डे आर्टिस्ट। तो ये एग्जैक्टली कैसे दिखते थे हम लोगों को पता नहीं है, बट ये जस्ट आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है, इसके लिए मैंने यहाँ पे फोटोज लगाए हुए हैं। नाउ एज फार एज चंद्रगुप्त मौर्य इज कंसर्न, देन ओके, अर्थशास्त्र में बताया कि भाई हमने एक बड़ा वॉर खेला और धनानंदा को हराया। मुद्रा राक्षसा में कोई और स्टोरी है जो मैंने आपको अभी बताई। तो एग्जैक्ट क्या हुआ किसी को नहीं पता। व्हाट वी नो फॉर श्योर इज दैट समवेयर अराउंड 323 से लेके 322 बीसी के अराउंड चंद्रगुप्त मौर्य एज्यूम द थ्रोन। गॉट इट। सो वंस ही हैड एज्यूम द थ्रोन, ठीक है, उसके बाद में ही रिमेन द किंग टिल हिज डेथ इन 297 BC, and in between this particular period of time this fellow had carried out two warfares, two important warfare। एक वॉरफेयर में जितनी भी आर्यवर्त की छोटी मोटी डायनेस्टीज बची थी, ओके, वो डायनेस्टीज ये मगधन एम्पायर में लेके आए। So for the first time we can see that he was the person who politically united the entire northern आर्यवर्त और northern इंडिया। सो आर्यवर्त या फिर नॉर्थ इंडिया को पॉलिटिकली कॉन्कर करने का श्रेय किनको जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। एंड देन ऑब्वियसली वंस दिस एंटायर नॉर्थन किंगडम वाज एट हिज डिस्पोजल, देन द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप क्या होगा? गांधारा आ गया, कंबोज आ गया, तो उसके ऊपर वाली टेरिटरी दैट इज अफगानिस्तान। गॉट इट। क्यों? बिकॉज खैबर पास वाला जो इशू है नाउ, ये तो अभी इन लोगों को पता चल गया कि अगर खैबर पास ओपन रह रहा है तो अलेक्जेंडर जैसा कोई तो ग्रेट इन्वेजन वापस से हो सकता है इंडिया पे। तो ये वाली जो सारी की सारी टेरिटरी अपने पास ही रखनी है। एंड दैट्स वाई देयर आफ्टर ही ऑल्सो वॉन्टेड टू कॉन्क्वर अफगानिस्तान, बट प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम वॉज बेसिकली सेल्यूकस निकेटर। ओके, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर वॉज मिलिट्री कमांडर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट बेबीलोन में मरा। बेबीलोन मीन्स मॉडर्न डे अफगानिस्तान। एंड वंस ही डाइड इन दी बेबीलोन, देन ये जो बियास तक का जो टेरिटरी था, अफगानिस्तान से लेके बियास तक का जो टेरिटरी था, दिस टेरिटरी वॉज पास्ड इनटू द हैंड ऑफ हिज मिलिट्री कमांडर नेम सेल्यूकस निकेटर। तो जैसे ही सेल्यूकस निकेटर के पास ये टेरिटरी आ गया, ही स्टार्टेड टू रूल ओवर दिस टेरिटरी। एंड जब चंद्रगुप्त मौर्य कंबोज एंड गांधारा वाला एरिया जब कैप्चर करने लग गए, सो एट दैट टाइम ऑब्वियसली ओपन वॉरफेयर बिटवीन Greek led by the Seleucus Nicator and Chandragupta Maurya was inevitable। इसको आज हिस्ट्री में बोला जाता है Seleucid Mauryan War। Okay, it was one of the biggest war of the ancient period of the time। from 305 BC से लेके 303 BC के अराउंड ये वॉर हुआ 2 साल में। बट ये वॉर काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन दिस वॉर सेल्यूकस गॉट डिफीटेड। गॉट इट। तो ग्रीक मिथ ऑफ सुप्रीमेसी जो है वो ब्रोकन डाउन हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, बिकॉज सेल्यूकस निकेटर हिमसेल्फ वाज वन ऑफ द ट्रस्टेड मिलिट्री कमांडर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, एंड नाउ ही वाज द रूलिंग एम्पायर ऑफ द एंटायर बेबीलोन एरिया। गॉट इट। एंड ये सेल्यूकिड बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये सेल्यूकस ने जो सेल्यूकिड नाम की जो डायनेस्टी दोस्तों जो बनाई थी, ठीक है, अगर आपने कभी हिस्ट्री इन डिटेल अगर कभी पढ़ी होगी या फिर इंटरेस्ट रहेगा, देन यू विल गेट टू नो दैट इट इज द लार्जेस्ट रनिंग डायनेस्टी ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। गॉट इट। हम बात कर रहे हैं 305-303 BC के टाइम पे ये डायनेस्टी इसने बनाई थी। ठीक है, आपने मोहम्मद ऑफ गजनी का नाम सुना होगा। तो मोहम्मद ऑफ गजनी हिमसेल्फ बिलोंग टू द सेल्जुकीड डायनेस्टी। ये जो सेल्जुकीड डायनेस्टी जो है, ओके, इट इज नथिंग बट द सेल्यूकिड डायनेस्टी।
गॉट इट। और मोहम्मद ऑफ गजनी ने इंडिया पे अटैक कब किया था? 1001 से लेके 1026 एडी के टाइम पे। सो रफली यू कैन सी दैट 1300 से 1400 साल तक ये डायनेस्टी चली है। गॉट इट। पहले ये लोग पीगन रिलीजन थे, फिर जेविश रिलीजन, फिर क्रिश्चियन रिलीजन भी इन्होंने फॉलो किया, एंड दर आफ्टर फिर इस्लामिक रिलीजन भी इन्होंने फॉलो किया है। गॉट इट। तो ये पूरी दुनिया की लार्जेस्ट रनिंग डायनेस्टी थी। उसका फाउंडर था ये सेल्यूकस निकेटर, एंड ये जो सेल्यूकस निकेटर है ही गॉट डिफीटेड एट द हैंड ऑफ दी चंद्रगुप्त मौर्य। बट जब डिफीट हुआ तो क्या किया सेल्यूकस निकेटर ने या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने? ओके, दे केम एट अ पैक्ट। Okay, and under this particular pact marriage alliance was forged in between them, okay, and a part of to Afghanistan, okay, मतलब खैबर पास तक का जितना भी पार्ट था अफगानिस्तान का, okay, वो सारा का सारा चंद्रगुप्त मौर्य को एज अ डाउरी मिला। ओके, सो मैरिज अलायंस हुई, कुछ डाउरी इनको मिली चंद्रगुप्त मौर्य को, एंड दैट इज वाई चंद्रगुप्त मौर्य सक्सेसफुली कैप्चर्ड एरिया फ्रॉम मॉडर्न डे अफगानिस्तान से लेके पाटलिपुत्र तक, okay, which was considered as a seizable chunk of territory during that particular period of time. ठीक है, and once this was done, then Megasthenes was sent as a ambassador in the court of the चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने बुक लिखी थी जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात की, जिसका ओरिजिनल फॉर्मेट या ओरिजिनल वर्जन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। I hope it is quite clear, guys. Simple. Thereafter फिर एक सोहगुरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन is also quite famous. Okay. Now सोहगुरा कॉपर प्लेट inscription mentions something called as a कोष्ठगारा. Okay. कोष्ठगारा means the silos where grain was basically stored, and it is quite interesting story again. Okay. Towards the end of the reign of the Chandragupta Maurya, 297 BC. Okay. तो 303 से लेके 305 BC तक ये वॉर हुआ। ओके, तो इसके आगे अप टू हिज डेथ दैट इज 297 BC। ठीक है, मौर्यंस फेस्ड अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस। क्राइसिस क्या था कि मगध एम्पायर पहले छोटा था, फिर धीरे धीरे बढ़ते गया। अब चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे तो पूरा अफगानिस्तान से लेके मॉडर्न डे बिहार तक का सारा एरिया इनके पास आ गया, बट ये एरिया एडमिनिस्टर करने की कैपेबिलिटी इनमें नहीं थी, एंड दैट इज व्हाट अल्टीमेटली रिजल्टेड इन फेमाइन। गॉट इट, मतलब भूखमरी की वजह से इनके टेरिटरी में लोग अब मरने लग गए। गॉट इट, एंड जब अब लोग मरने लग गए सो चंद्रगुप्त मौर्य फेस्ड विद अ सीरियस क्वेश्चन कि व्हाट नेक्स्ट। टेरिटरी तो कैप्चर कर ली, बट टेरिटरी कैप्चर करने के बाद अब क्या? सो दैट्स व्हाई ही रियलाइज दैट administrative military policy of ours is quite good, but okay, public welfare policy of ours are bad, and that's why Mauryans started to embark upon the public welfare policies. तो कोष्ठगारा जो सोहगुरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, it is considered as the earliest form of the welfare government under monarchy in our country, कि अगर स्टेट लोगों की जिम्मेदारी नहीं लेगा तो फिर कौन लेगा भाई, राइट? तो स्टेट हैज़ टू प्रोवाइड टू द पीपल व्हेन एवर पीपल आर डिमांडिंग फॉर इट। ठीक है, तो रिसेंटली एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी दोस्तों, रेवडी कल्चर, राइट? फ्रीबीज कल्चर इंडिया में नहीं होना चाहिए। देन यू ऑलवेज नीड टू रिमेंबर वन थिंग, इट इज़ अ फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड फॉर द सिटीजन। Okay, if citizen wants it free of cost, then free of cost. Agar citizen wants to pay money for it, then with money. But you cannot enforce or you cannot shrug away your responsibility to not to give anything to the people, because history have told us कि अगर state लोगों की responsibility लेने से मना करता है तो फिर गड़बड़ वाली बात है। एक फेमाइन जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे हुआ था, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को ये चीज़ समझ में आ गई, सो दे स्टार्टेड टू मेंटेन कोष्ठगारा। सोहगुरा कॉपर प्लेट में इसके इंस्क्रिप्शन भी है, एंड जब कोष्ठगारा से भी बात नहीं बनी, देन चंद्रगुप्त मौर्य क्या उन्होंने एक बहुत ही सुप्रीम स्टेप लिया। दैट स्टेप वॉज द फॉलोइंग ऑफ द जैन रिलीजन। जैन रिलीजन फॉलो करने के पीछे एक ही रीज़न था, बिकॉज जैन रिलीजन में एक सेरेमनी होती है जिसको आज आप बोलोगे पर्यूषण। पर्यूषण मीन्स दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ द जैन पीपल्स लाइफ, दैट यू हैव टू स्टार्व योरसेल्फ टू द डेथ। मतलब आप खाना नहीं खाओगे, कब तक खाना नहीं खाओगे? जब तक आप मरोगे नहीं। तो वैसे ही एक सेरेमनी उस टाइम पे भी थी जैना में, तो उसको पर्यूषण नहीं, उसको आप सालेखना बोलोगे। दोनों वन एंड सेम थिंग है। आज उसको पर्यूषण के नाम से जाना जाता है, उस टाइम पे इसको सालेखना के नाम से जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य अल्टीमेटली रियलाइज कि भाई इवन वी आर मेंशनिंग और इवन आफ्टर मेंटेनिंग दिस कोष्ठगारा, ओके, जो फेमाइन का जो इम्पैक्ट है लोगों पे वो कम नहीं हो रहा। सो अल्टीमेटली ही डिसाइडेड टू टेक अ एक्सट्रीम स्टेप। Okay, he handed over his reign
in 298 BC, मरने के 1 साल पहले, to his son, that is बिंदुसारा. ओके, एंड बिंदुसारा को हैंड ओवर करने के बाद वो पाटलिपुत्र से चले गए श्रावण बेलगोला. श्रावण बेलगोला ऑब्वियसली द नॉर्थन मोस्ट पार्ट ऑफ दी एट दैट टाइम, ओके सॉरी, द साउथन मोस्ट पार्ट ऑफ एट दैट टाइम, कर्नाटका में आता है ये मॉडर्न डे. एंड वहाँ पे ही अंडरटुक दिस पर्टिकुलर सालेखना सेरेमनी, एंड सालेखना करके वो मर गए. द ओनली रीजन बिहाइंड दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट वॉज दैट टू टेल फ्यूचर किंग to not to carry out further policy of annexation. जितनी टेरिटरी उतने को तो पहले ठीक से मैनेज करना सीखो. एंड सेकेंड थिंग इज दैट टू टेक अवे द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ द पाटलिपुत्र इटसेल्फ. ठीक है, कि अगर खुद मैं चला गया, चंद्रगुप्त मौर्य खुद ही चले गए, तो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ द पीपल भी जो है वो चंद्रगुप्ता के साथ साउथ में शिफ्ट हो जाएंगे, विच विल रिड्यूस द प्रेशर ऑफ द फूड ग्रेन फ्रॉम द टेरिटरी और फ्रॉम द स्टेट इटसेल्फ. ओके, सो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर. इसमें एक और स्टोरी भी है, ये भद्रबाहु. ओके, ही वॉज द लीडर ऑफ द जैन मॉन्क्स, ओके, हु हैड अकम्पनाइड चंद्रगुप्त मौर्य टू द श्रावण बेलगोला. तो जो भद्रबाहु जब वापस चंद्रगुप्त मौर्य मरने के बाद जब वापस पाटलिपुत्र में आए, सो एट दैट टाइम ही सॉ कि भाई जो मॉन्ग which were there in the Patliputra, okay, under the Sthulabhadra, okay, they are not following the Jainistic principle. फिर इनमें झगड़े हुए, and in order to solve that particular झगड़ा, first Jain council was convened in Patliputra in 297 BC itself. And in this first Jain council, okay, Jainism saw the great divide for the first time in their religion. Okay, एक आप बोलोगे दिगंबर और एक को आप बोलोगे श्वेतांबर. So Digambara and Shvetambara, as the name suggests, Digambar means they were naked people, okay, और sky clad, मतलब sky ही हमारा कपड़ा है, okay, आसमानी हमारा कपड़ा है. And thereafter Shvetambar, as the name suggests, Shvet means they were the people who started to wear white cloth. और ये जो डिवीजन है आपको दोस्तों आज भी मिलेगा जैनिज्म में. तो कुछ कुछ मॉन्ग जो है वो हमेशा नेकेड घूमते हैं, कुछ मॉन्ग जो है वो व्हाइट क्लोथ्स पहन के घूमते हैं. गॉट इट? सो ये जो दिगंबर है, दे आर द बेसिकली फॉलोवर ऑफ द भद्रबाहु, और ये श्वेतांबर जो है दे आर द फॉलोवर ऑफ द स्थूलभद्र. ओके, सो रफ स्टोरी आपको थोड़ी सी मैंने आपको बता दी. एंड दैट्स अबाउट द चंद्रगुप्त मौर्य गाइज. So Chandragupta Maurya हो गया. So Chandragupta Maurya, he died in 297 BC. Okay, so from 297 to 269 we are having Bindusara. Confuse नहीं होना है नाम में. Bimbisara was the founder of the Haranyaka dynasty. ये कौन है? बिंदुसारा. सो बिंबिसारा बिंदुसारा दोनों अलग पीपल है. इसमें भी एक स्टोरी आपको मैं बताऊंगा. ठीक है, तो बिंदुसारा के पीछे क्या स्टोरी है? बिंदु मतलब ड्रॉप, सारा मीन्स पॉइजन. ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था, उनके जो प्रीस्ट थे, राजपुरोहित, दैट इज आचार्य चाणक्य यूज्ड टू एडमिनिस्टर अ स्मॉल डोज ऑफ पॉइजन टू चंद्रगुप्त मौर्य एवरी नाउ एंड देन. ओके, कि भाई राजा के खिलाफ ही कोई विष प्रयोग ना करें. एंड चंद्रगुप्त मौर्य वॉज नॉट एट ऑल अवेयर ऑफ दिस थिंग कि उनको खाने में से पॉइजन दिया जा रहा है, स्मॉल ड्रॉप ऑफ पॉइजन, इन ऑर्डर टू मेक हिम इम्यून फ्रॉम एनी पॉइजनस मिस एडवेंचर अगेंस्ट हिम. ठीक है, तो ये बहुत सालों तक चला. एंड बहुत सालों तक चलने के बाद ओके, एक दिन चंद्रगुप्त मौर्य अपनी बीवी के साथ खाना खाने बैठे थे, एंड उन्होंने अपने थाली में से एक टुकड़ा खाने का अपने बीवी को दे दिया. अब बीबी ने खा लिया, बट बीबी एट दैट टाइम वॉज प्रेग्नेंट. एंड द मोमेंट शी एट दैट फूड, ऑब्वियसली उनके लिए तो वो ड्रॉप ऑफ पॉइजन क्वाइट हैवी था. चंद्रगुप्त मौर्य तो सालों से ड्रॉप ऑफ पॉइजन लेते ही आ रहे थे. सो अल्टीमेटली जब बीबी ने वो खाना खाया, शी वॉज प्रेग्नेंट, बट वो मरने लग गई. तो आचार्य चाणक्य को बुला लिया गया. चाणक्य रियलाइज कि अभी इसका कुछ नहीं हो सकता. सो व्हाइल शी वॉज ऑन द डेथ बेड, उनके ऊपर सर्जरी परफॉर्म करके जो वॉर्म में से जो बच्चा है वो निकाला गया. एंड दैट इज हाउ दिस पर्सन बिकम बिंदुसारा, मीन्स ही वॉज टच विद अ ड्रॉप ऑफ पॉइजन. उसके बाद में फिर आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त के रिलेशंस खराब हुए, एंड आचार्य चाणक्य फेल टू डिस्ग्रेस. तो वो सब बाद वाली स्टोरी है, अलग स्टोरी है, उसके ऊपर नहीं जाएंगे. ठीक है, सो बिंदुसारा, ओके, ड्रॉप ऑफ पॉइजन हमेशा याद रखो. पॉइजन जहाँ पे आता है वहाँ पे चाणक्य का नाम आएगा. ठीक है, सो बिंदुसारा इज ऑल्सो कॉल्ड एज अमित्र घाट और अमित्रोचैट्स, इसका ही और एक नाम है. ठीक है, देयर आफ्टर ही हैड मेड अ रिक्वेस्ट टू एंटियोकस वन ऑफ सीरिया फॉर सर्टन थिंग्स. क्या थी? तो ड्राई फिग, वाइन एंड सॉफिस्ट. आउट ऑफ दिस 3 थिंग्स
Fig and wine was sent, but sophist was not sent. Sophist is nothing but a philosopher. This person is a kind of the ancient philosopher. Okay, simple. But ye ancient type of the philosopher or sophist was not sent, but other two things were sent by Antiochus I of Syria to the court of the Bindusara, which shows that cordial relations were there with the Central Asian, Middle Eastern territories of that particular time. Thereafter, he is person who is responsible for the conquering the land in between two seas. What is the meaning of conquering of the land in between two seas, guys? Then peninsular India. तो विंध्यन रेंजेस के नीचे वाला जो टेरिटरी है, ओके, इट वाज बेसिकली कैप्चर्ड और द क्रेडिट इज बेसिकली गिवन टू द बिंदुसारा. तो ये सीखे नहीं चंद्रगुप्त मौर्य से कुछ भी बेसिकली, राइट. तो ही वाज द पर्सन हु हैड कैप्चर्ड द पेनिनसुलर रीजन एक्सेप्ट कलिंगा. ओके, कलिंगा वॉज नॉट कैप्चर्ड. कलिंगा वॉज लेटर ऑन कैप्चर्ड बाय अशोका. उसके ऊपर भी देखेंगे, ठीक है. देर आफ्टर ग्रीक एम्बेसडर जो है, ओके, डेईमेट्रोस वॉज इन हिज कोर्ट. जैसे मेगास्थेनेस वॉज इन द कोर्ट ऑफ दी चंद्रगुप्त मौर्य, वैसे ही डेईमेट्रोस वॉज इन द कोर्ट ऑफ दी बिंदुसारा. एंड देर आफ्टर टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ, this fellow, that is Bindusara, had joined Ajivika sect. Ajivika was one of the heterodox sect. It is one of the heterodox सेक्ट ऑफ दैट टाइम. ओके, ये हेट्रोडॉक्स सेक्ट मतलब क्या होता है? द सेक्ट विच इज गोइंग अगेंस्ट द कंटेम्प्ररी प्रैक्टिसेस. ठीक है, कंटेम्प्ररी प्रैक्टिस वाज द वैदिक सैक्रिफिशियल रिलीजन. उसके अगेंस्ट जितने भी सेक्ट है उसको आप बोलोगे हेट्रोडॉक्स सेक्ट. तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म आर ऑल्सो हेट्रोडॉक्स सेक्ट. तो वैसे ही ये आजीविका सेक्ट भी था. इसका जो फाउंडर है उसका नाम है मखाली गोसाला. ओके, एंड दिस पीपल वेर फेटलिस्ट. ओके, तो आप में से अगर कोई आलसी रहेगा आज के टाइम पे तो यू कैन कॉल योरसेल्फ एज अ फेटलिस्ट. जो होगा देखा जाएगा, काम क्यों करना है, आराम करो, चिल मारो, सब कुछ लिखा है और वो लिखा है वही होने वाला है. सो जो अपनी नियति है उसके ऊपर भरोसा रखो, वही चीज़ें होने वाली है. उसको आप बोलोगे फेटलिस्ट. मीन्स एवरीथिंग इज प्री ऑर्डेन and there is no need to do any kind of the karma in order to achieve pleasure in the life. If a particular thing is written in your karma or in your destiny, then that thing is going to happen. इसको बोलोगे आप fatalist. ठीक है, और ये वाला जो एटीट्यूड होता है वो हमेशा गलत होता है. तो उसके वजह से ये लोग क्या करते थे, शहर छोड़ के कहीं दूर दराज वाले एरिया में जाते थे. इनको सिर्फ दिन में 2-3 टाइम का खाना खाना होता था, दैट्स इट. अगर नसीब में लिखा है तो मिलेगा, नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगा. ये इनकी फिलॉसफी थी. गॉट इट? सो क्वाइट पीसफुल रिलीजन वाज देयर. आराम करना ही इनका सबसे बड़ा धर्म था. यू कैन क्लियरली से दैट. ठीक है, सिंपल है. सो दिस इज अबाउट दी आजीविका सेक्ट, यू कैन से दैट. ओके, एंड दिस आजीविका सेक्ट वाज जॉइन्ड बाय दी बिंदुसारा टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ. ठीक है, so this is something that we know about the Bindusara. And Bindusara was later on followed by his son and successor, the most important, the most famous one in India, Emperor Ashoka the Great. So who was Ashoka the Great? ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे. इनकी जो पॉलिसीज है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, आर्ट एंड कल्चर, एंड विद इन आर्ट एंड कल्चर दी इंस्क्रिप्शंस ऑफ दी अशोका, एंड देयर आफ्टर फिर अशोकाज पॉलिसी ऑफ धम्म. ये हम पार्ट 2 में देखेंगे. अभी तो सिर्फ ओवरऑल एज अ किंग इनके जो एक्टिविटीज़ है वही देखनी है. ठीक है, तो सबसे पहले ओके, अशोका हैड ऑल्सो सर्व्ड एज अ वाइसरॉय ऑफ तक्षशिला. वाइसरॉय मीन्स कुमारामत्य, संस्कृत वर्ड, ओके, इज बेसिकली कुमारामत्य. ओके, सो Takshila was one of the provinces of the Mauryan time, and on this particular province he acted as a viceroy, and as a viceroy he had basically subdued lots of revolts that were going on in Takshashila, and including one major revolt. Thereafter, जब he became king in 269 BC, there is a story that is associated with Ashoka कि अशोका was not a heir apparent. heir apparent मतलब बिंदुसारा कभी नहीं चाहते थे कि अशोका राजा बने. बिंदुसारा ने अपने दूसरे बच्चे को अपना थ्रोन देने का प्रॉमिस किया था. But ultimately Ashoka was a quite good military commander and warrior, so he defeated and killed all his brother. Buddhist sources tells us that Ashoka killed 99 of his brothers except one. वो एक जो बंदा है उसका नाम था उपगुप्ता. ओके, इसको छोड़ के बाकी सबको मार दिया उन्होंने. एंड नाउ इट इज क्वाइट कंसिडरेबल फैक्ट दैट उपगुप्ता हिमसेल्फ इज मोगली पुत्र टिस्सा.
ये नाम जो है इट्स क्वाइट फेमस बिकॉज अभी थोड़े टाइम पहले मैंने आपको बोला था कि अशोका हैड कंडक्टेड थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का जो चेयरपर्सन था ही वॉज मोगलीपुत्र टिस्सा। Okay, since this person was into Buddhism and he was not at all interested in the political matters of the Mauryan dynasty, he was left alive. Okay, and later on Ashoka Buddhism में जो convert हुआ, it happened under the influence of the Upagupta only. But after killing his brother, he basically captured the throne, okay, forcefully. 272 BC के around it is considered कि he captured the throne, but he allowed his father's nominal rule till 269 BC. तो वही है, अपने जब बाकी के सारे जब बच्चे मर गए तब बिंदुसारा became Ajivika follower. But nonetheless, in 269 this fellow became the king, and once he had become the king, तो king बनने के बाद, okay, towards 8 year of his regnal year, मतलब king बनने के 8 साल बाद, ये 261 BC है, गलती से 69 हुआ है. So in 261 BC, okay, this fellow waged a war against Kalinga. Kalinga now is the only undefeated kingdom in India. इसको एक बार हरा चुका था महापद्मनंदा, बट महापद्मनंदा के जाने के बाद कलिंगा अगेन बिकेम एन इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटी. तो हमने देखा था कि एंटायर आर्यवत किसने कैप्चर किया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने. एंटायर साउथ इंडिया दैट इज पेनिनसुलर इंडिया किसने कैप्चर किया, तो बिंदुसारा ने. तो अब बचा कौन सा टेरिटरी, तो कलिंगा. गॉट इट. एंड दैट्स व्हाई फिर ये कलिंगा जो है इट बेसिकली वॉज अटैक बाय अशोका. बट इसके पीछे कुछ और रीजन भी थे. दैट कलिंगा इटसेल्फ वाज क्वाइट प्रॉस्परस प्रोविंस. ठीक है, जैसे कि मैंने देखा आपको बताया था कि ये उत्कल वाला जो एरिया है, ओके, इट वाज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड रूट टुवर्ड्स द साउथ इंडिया. thereafter they also had a skilled craftsman, and thereafter, okay, strong independent kingdom at the border is not acceptable, or it was not acceptable to the Ashoka. Got it? So in this particular warfare, अब हराया किसको, या फिर जो सामने वाला जो बंदा है उसका नाम एज सच इस पर्टिकुलर एरिया में या फिर रेन में हम लोगों को नहीं पता कि एग्जैक्टली वॉर किसके बीच में हुआ, किसको हराया. तो बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस ने ट्राई किया है नाम देने का, बट एग्जैक्टली इस वॉर में क्या हुआ हमें पता नहीं. बट इन दिस बैटल ऑफ कलिंगा अल्टीमेटली वी डू नो फॉर श्योर फ्रॉम द धौली इंस्क्रिप्शन. गॉट इट. ये धौली इंस्क्रिप्शन जो है वो वॉर की साइट पर ही है, भुवनेश्वर के अराउंड ही ये इंस्क्रिप्शन है. एंड इन दिस इंस्क्रिप्शन इट इज़ क्वाइट क्लियरली मेंशन कि इन दिस पर्टिकुलर वॉरफेयर 1 लाख लोग मरे और 1.5 लाख लोग प्रिजनर ऑफ वॉर बने. एंड आफ्टर सच अ मैसिव ब्लड शेड द देवमपिया पियादासी, ओके, अशोका का जो नाम था जो मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में बताया था, ये जो देवमपिया पियादासी जो है, ही डिसाइडेड टू गिव अवे द पॉलिसी ऑफ द वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट एंड टू अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ द पीस और धर्म. गॉट इट. सो अशोका स्टार्टेड towards a peaceful society or towards a peaceful religion, and that is how he got converted himself into Buddhism. And thereafter from 261 से लेके till his death he always embarked upon the policy of Dhamma. तो policy of Dhamma अशोका की क्या है वो हम कल वाले लेक्चर में या फिर नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे, not today. And thereafter Ashoka had also convened द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल इन 250 BC, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़े टाइम पहले ही बताया था. ओके, सो दिस इज रफली अबाउट द अशोका. अशोका जस्ट प्लेड वन वॉर, बट ही इज क्वाइट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द कंट्री बिकॉज ही रूल्ड द एंटायर इंडिया फ्रॉम अफगानिस्तान से लेके साउथ में अप टू कन्याकुमारी तक इनकी टेरिटरी थी. ओके, एंड यू कैन क्लियरली सी इट वॉज अ क्वाइट लार्ज टेरिटरी. सो ही वॉज द फर्स्ट किंग टू रूल ओवर द अखंड भारत. ओके, आज के लिए यू कैन क्लियरली से दैट अखंड भारत के ऊपर राज करने का जो मौका है इंडिया में सिर्फ 2 ही किंग को मिला है, आपको पता होना चाहिए. सबसे पहले तो अशोका द ग्रेट, एंड सेकेंड किंग जो है एंशियंट टाइम में समुद्रगुप्ता हैड ऑल्सो क्लेम दैट ही हैड रूल द एंटायर इंडिया. बट हमें पता नहीं कि समुद्रगुप्ता ने एग्जैक्टली रूल किया है कि नहीं, बिकॉज इनके कोई इंस्क्रिप्शन हमें साउथ में नहीं मिले हैं. इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में समुद्रगुप्ता ने लिख के रखा है कि भाई मैंने साउथ का एरिया कैप्चर किया, बट ड्यू टू लैक ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हम कंसिडर करते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है. द सेकेंड किंग, ओके, हु हैड द एंटायर अखंड भारत एट हिज डिस्पोजल वाज औरंगजेब. गॉट इट. तो औरंगजेब वाज अपॉन द डेक्कन कैंपेन फॉर ऑलमोस्ट 27 years ऑफ हिज लाइफ, फ्रॉम 1681 से लेके 1707. अल्टीमेटली ही डाइड इन दौलताबाद, जो आज औरंगाबाद के नाम से भी जाना जाता है. गॉट इट. सो औरंगजेब वाज द पर्सन, okay, after Ashoka, okay, who had this particular fame of ruling the entire territory starting from Afghanistan से लेके up to South India.
अकबर की भी जो साउथर्न मोस्ट टेरिटरी थी, ओके, इट वाज अप टू महाराष्ट्र का नॉर्थर्न एरिया, ओके। तो अकबर कभी महाराष्ट्र तक भी एंटर ज़्यादा नहीं कर पाए, गॉट इट। सो औरंगजेब एंड उनके पहले अशोका, एंड दैट्स व्हाई नाउ यू कैन क्लियरली सी व्हाई अशोका इज कंसिडर्ड एज अ ग्रेट, बिकॉज वी कैन क्लियरली सी दैट ही इज द ओनली हिंदू monarch or the monarch belonging to one of the sect of the Hinduism, that is Buddhism, who could rule the entire Akhand Bharat or the entire Indian peninsula. Okay, simple. So once he died in 332 BC, sorry 232 BC के around, once he died, okay, उसके बाद क्या हुआ? So once he died, the entire India got divided into two branches, western and eastern. तो ईस्टर्न ब्रांच मतलब पाटलिपुत्रा itself. तो पाटलिपुत्रा में, okay, various sources, specifically विष्णु पुराण have given us the name of 7 kings in line of succession, and last king जो है वो बृहद्र था. He was defeated and killed by his own commander in chief in 188 BC, and thereby ending the entire Mauryan dynasty and starting a new dynasty, that is पुष्यमित्र शुंगा. So पुष्यमित्र शुंगा ने अपने ही राजा को मार दिया एंड राजा को मार के शुंगा डायनेस्टी बना दी. The starting of the शुंगा era is quite important. Okay, so पुष्यमित्र शुंगा जो है, okay, he established the शुंगा dynasty. Okay, so Shunga dynasty was established 188 BC, and it is quite important because it was marked with the revival of Vedic religion in the country. Okay, revival of the Vedic religion. जो पुष्यमित्र शुंगा है, उनके साथ उनका एक प्रीस्ट एसोसिएटेड था जिनका नाम काफी फेमस है, दैट इज पतंजलि. ओके, सो पुष्यमित्र शुंगा के साथ उनके जो प्रीस्ट है, दैट इज पतंजलि, ही वाज देयर, एंड पतंजलि का नाम तो अभी आपको पता ही है. दिस पतंजलि एंड पुष्यमित्र शुंगा, ओके, दे हैड कैरिड आउट अश्वमेधा sacrifices once पुष्यमित्र शुंगा became the king. And now you can clearly see that कि ये जो वैदिक religion था from 6th century BC which was on decline, it was suddenly revived by the पुष्यमित्र शुंगा. Got it? So that's why Shunga dynasty is quite important in the ancient time. So ये ईस्टर्न साइड वाला जो पार्ट था, ओके, ये ईस्टर्न साइड पाटलिपुत्र वाला जो पार्ट था, ओके, इट सफर्ड ड्रामेटिकली आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका. सो फ्रॉम 232 BC से लेके 188 BC मीन्स यू कैन क्लियरली सी द स्पैन ऑफ 45 years. 45 years में मौर्यन डायनेस्टी विच वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट डायनेस्टी ऑफ दैट टाइम, इट कोलैप्स्ड. Got it? And Shunga dynasty came into picture. And as far as western branch जो है, उसमें हमें दो बंदों के नाम पता है. सबसे पहले तो कुणाल, and Kunal was followed by his son and successor, that is Samprati. So this Kunal Samprati ruled over this territory up to 180 BC, and 180 BC onward, Indo-Greeks started to invade this particular area. Indo-Greeks कौन थे? तो याद कीजिए, सेल्यूकिड, दैट इज सेल्यूकस निकेटर, हैड स्टेड बैक इन अफगानिस्तान, दैट इज बेबीलोन वाला एरिया. एंड इन दिस एरिया ये जो ग्रीक लोग जो रह गए थे पीछे, दे स्टार्टेड टू इंटरमिंगल विद द लोकल पॉपुलेशन. सो इनकी जो प्रोजेनी है उसको आप बोलोगे इंडो ग्रीक. इनके बच्चों को बोला जाता है इंडो ग्रीक बिकॉज उनके फादर माइट बी और मदर माइट बी ग्रीक, एंड देयर मदर और फादर माइट बी द इंडियन, एज द केस मे बी. Got it? Simple. So that is how by 180 BC we can see the collapse of the entire Mauryan dynasty. And with the collapse of the Mauryan dynasty, Magad also collapsed because the entire empire again got divided into multiple smaller kingdom. Got it? There were great invasions from the northern side, Indo-Greek, Shakas, thereafter Pahallavas and Kushanas. Thereafter, within India, lots of smaller dynasties arose. For example, Satavahanas were there. Thereafter, Ikshwaku was there. And thereafter, in South India, Pandyas, Chelas and Cholas, they also started to arise. So, the political unity of India got a very, very severe blow after the death of the Ashoka. Got it? तो उसके रीजन क्या है, वाई मौर्यन एम्पायर फेल और हाउ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एम्पायर हैपन, वो हम पार्ट 2 में देखेंगे. बट दिस इज रफ अबाउट द एंटायर किंग और वी कैन से दैट पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी. एंड अल्टीमेटली फिर व्हाट वर द रीजन ऑफ द मगध सक्सेस. तो आपको रीजन भी कुछ ना कुछ थोड़े बहुत पता होने चाहिए. तो सबसे पहला है, ओके, आयरन, जो मैंने आपको बताया था, इट अलाउज सरप्लस ऑफ प्रोड्यूस एज वेल एज वेपन. इसके बारे में हमने थोड़े टाइम पहले ही डिस्कस किया था. देयर आफ्टर एम्बिशियस किंग्स, यू कैन क्लियरली सी अजात शत्रु वॉज देयर, राइट. देयर आफ्टर वी कैन क्लियरली सी चंद्रगुप्त मौर्य वॉज देयर. देयर आफ्टर अशोका,
who could dare to go on a particular policy of territorial annexation, policy of the conquest, policy of war, and bring about the unity even at the altar of the ethical principles. So ye ambitious kings were important, why Magad became successful, and why a kind of the political unity was forged in the country. Thereafter, advantageous geographical position was also there. Okay, for example, जो राजगृह है, it was surrounded on 5 sides by the hills. So from all sides it was surrounded by the hills. Okay, so अगर hills से अगर वो surrounded है तो ऑब्वियसली हिल के अंदर घुस के वो कैपिटल सिटी को हराना काफ़ी डिफिकल्ट है, बिकॉज एम्पायर कब हारेगा, इवन आज के टाइम पे कोई भी कंट्री कब हारेगी, जब उसकी कैपिटल सिटी डिफीट होगी। जब आपका राजगृह विच इज सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड बाय द हिल्स, ये इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में अगर राजगृह रहेगा तो फिर कोई भी इन्वेडिंग आर्मी इसको हरा ही नहीं पाती थी। एंड सेकेंडली फिर पाटलिपुत्र was also there. तो पाटलिपुत्र, even today modern day Patna, you can clearly see it is situated at a confluence of the two rivers, that is Son and Ganga. Got it? So दो साइड में रिवर है, यहाँ पे पास साइड में हिल्स है. So the capital itself was situated at a very strong geographical position, and since capital was situated at a strong geographical position, it was very much difficult to capture this capital. एंड अगर कैपिटल नहीं गिरेगी या फिर कैपिटल आप नहीं हरा पाओगे तो आप वो डायनेस्टी को कैसे हराओगे, राइट? सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन व्हाई Magad became successful. And lastly, the unorthodox character of the Magadhan people. The Magadhan people were ready to accept the people of all faith during their time period. वरना आप सोचिए ना कि साउथर्न टेरिटरी भी इनके अंडर है, नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरी भी इनके अंडर है, ईस्टर्न टेरिटरी भी इनके अंडर है, एंड दे स्टिल पीपल कुड intermingle. Why? Because of the unorthodox character of the Magadhan population. Okay, so these were the basic reason why the entire Magad empire became successful during the time of the Mahajanpadas. Okay, so that's it guys from my side. But अभी again lecture stop नहीं करना है. Okay, मैं बताऊंगा आपको PPTs कहाँ पे मिलेगी. उसके पहले okay, we are going to start with the GS वाला foundation course. So if you want to get all the experience of the GS foundation course, or if you want to study all this aspect in person with me in the live course, then please subscribe our course. ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया वाला कोर्स है ये फाउंडेशन का. सारी चीज़ें आपका बेसिक फाउंडेशन इसमें रखा जाएगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस भी होंगी, एंड यू कैन यूज़ द कोड ओके टू अवेल द डिस्काउंट. ये मेरा कोड है ये, ठीक है. सो अगर आप चाहते हैं कि भाई ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँ, ऐसा ही कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहूँ, और अगर आपको एक कोर्स लेना है तो फिर ये वाला कोड आप यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो जीएस फाउंडेशन का एक कोर्स है, एंड देयर आफ्टर वी आर ऑल्सो हैविंग दिस हिस्ट्री ऑप्शनल फाउंडेशन बैच. सो ऑप्शनल फाउंडेशन के लिए तो मैंने एक सेपरेट वीडियो भी कवर करके रखा है. अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, प्लीज वॉच इट वंस, दैट व्हाई यू शॉल चूज हिस्ट्री ऑप्शनल, how history optional is going to help you in your preparation, and how I have scored 300 and plus marks in the optional, and how I can help you in achieving 300 and plus marks in the history optional. तो अगर आपको history optional वाला बैच लेना है दोस्तों, तो again okay, to avail the discount you can use my code. Got it? So history optional काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है दोस्तों. अगर आपको इसमें इंटरेस्ट लेके पढ़ना है देन ऑब्वियसली इट विल हेल्प यू. ओके, और मैंने आपको वाले लेक्चर में भी बताया था, जो मैंने दूसरा एक वीडियो शूट करके रखा है, एक बार देख लेना कि प्रीलिम्स में 40 मार्क्स वर्थ ऑफ द क्वेश्चन विल बी देयर फ्रॉम द हिस्ट्री, एंड फिर मेंस में भी एक 75 से लेके 90 मार्क्स वर्थ ऑफ द क्वेश्चंस विल बी देयर इन GS 1. तो जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो सिर्फ 500 मार्क का ऑप्शनल नहीं पढ़ोगे दोस्तों, आप 500 मार्क के ऑप्शनल के अलावा 75 to 90 मार्क्स वर्थ ऑफ द GS 1, 40 मार्क्स वर्थ ऑफ द प्रीलिम्स, एंड देयर आफ्टर फिर GS 2, GS 3 एंड GS 4 में आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना भी आप चालू करोगे. सो यू कैन क्लियरली सी कि 600 से लेके 700 मार्क्स वर्थ ऑफ द पेपर दैट यू आर कवरिंग वाया हिस्ट्री. सबसे बड़ा सब्जेक्ट है हिस्ट्री ओके यूपीएससी के प्रिपरेशन में. सो अगर आपको हिस्ट्री ऑप्शनल लेना है सो प्लीज़ यूज दिस कोड एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माई कोर्स. ओके, सो फाइनली okay, in this lecture guys, finally फिर these are the new channels that I have started okay in collaboration with obviously Study IQ. अगर आपको इस लेक्चर की PPTs चाहिए या फिर मेरे पहले वाले लेक्चर की अगर PPTs चाहिए then please like subscribe the channels. लाइक तो नहीं होगा बट सब्सक्राइब तो आप कर सकते हो. तो ये चैनल के ऊपर से आपको हमारी PPTs मिल जाएंगी. इसके ऊपर मैं और भी बहुत सारा कंटेंट ओके
ओके डालते रहूँगा, विच विल हेल्प यू इन प्रीलिम्स एज वेल एज इन द मेंस. सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल इन ऑर्डर टू अवेल द PPTs. ओके, एंड अगर आपको मुझसे कोई पर्सनल क्वेश्चन भी पूछना है देन यू कैन ड्रॉप अ पर्सनल मैसेज टू मी ऑन द इंस्टा ऑल्सो. ओके, सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर. अब मगधन पार्ट 2 जो है उसमें रिमाइंडर ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ द मौर्यन डायनेस्टीज विल बी कवर्ड. ओके, सो विल स्टॉप ओवर हियर गाइस टुडे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.